जूफी कहता है डैम इट यानमू, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम बस एक भिखारी हो जिसके पास पैसे हैं। तभी वर्कर आकर अपने मैनेजर के सामने झुकते हुए कहती है मैनेजर मुझे मालूम है कि मैं गलत थी, क्या प्लीज आप मुझे एक और चांस देंगी। मैनेजर कहती है तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं, फाइनेंस ऑफिस जाओ और अपनी सैलरी पकड़कर दफा हो जाओ। वो वर्कर उसके सामने और ज्यादा झुक जाती है, कहती है मैनेजर मेरे फादर कई सालों से बीमार है, अगर मेरे पास जॉब नहीं रहेगी तो वो पक्का ही मर जाएंगे। मैंगियाओ कहती है ब्रदर यानमू ये कितनी ज्यादा बेचारी है। यानमू कहता है इसे एक और चांस दे देते हैं। मैनेजर कहती है क्योंकि मिस्टर यान ने तुम्हें माफ कर दिया है इसलिए हम तुम्हें एक और चांस देते हैं। वो कहती है थैंक यू मिस्टर यान मुझे माफ करने के लिए, फ्यूचर में मैं अपना अच्छे से काम करूंगी। यान अपने मन में कहता है मैनियाओ का लक गोल्डन है, इसका मतलब अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है अभी, है ना। तभी वहाँ पर दो लेडी खड़ी हुई थी, उनमें से कहता है कितना ज्यादा अच्छा नाइस यंग मैन है, यंग जेनरस, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्यों ना आंट तुम्हारे लिए इंट्रोड्यूस करवाए। दूसरी कहती है इस आंटी की डॉटर तुम्हारे एज की है। यानमू मैंगियाओ को अपनी तरफ खींचकर कहता है थैंक यू आंटी, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको लेकर आज एक बंगला खरीदने के लिए आया था। यानमू मैंगियाओ को कहता है धीरे से मैं इनके साथ कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैंगियाओ बस मेरा साथ दो। मैंगियाओ क्या हो गया, तुम्हारा फेस इतना ज्यादा लाल क्यों है। मैंगियाओ कहती है मैं ठीक हूँ ब्रदर यानमू। तभी उसके फोन में एक फोन आता है, वो था फैंग का। मैंगियाओ अपने मन में कहती है ये क्या हुआ एकदम से यानमू को। ये मैसेज पढ़ता है, उसमें लिखा था कि मैं शेंगचियन होटल में हूँ 606, प्लीज मेरी मत करो यानमू। यानमू सोचता है क्या इसका मतलब जो फैंग है अपनी मर्जी से उस होटल में नहीं गई है माडोंग के साथ। मैंगियाओ कहती है मुझे नहीं मालूम कि तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन अभी सिस्टर फैंग डेंजर में है और अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो तुम बाद में पछताओगे। यानमू पहले तो कुछ कहता नहीं है, फिर कहता है मेरा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंगियाओ चिल्लाकर कहती है ब्रदर यानमू तुम क्या बात कर रहे हो, सच्ची में देर हो जाएगी अगर तुम अभी नहीं जाओगे। यानमू कहता है तो तुम। मैंगियाओ कहती है कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम नहीं आते, जाओ सिस्टर फैंग को बचाओ। यानमू वहाँ से भागने लगा, वो जाते हुए कहता है तो मैं अभी जाता हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, कहीं जाना मत। शेंगचियन होटल 606। माडोंग कहता है देखने में कितना ज्यादा पतला है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा हैवी होगा, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मटेरियल है। फैंग कहती है मुझे हाथ मत लगाना। माडोंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, वो कहता है नहीं मेरे पास पैसे है, पावर है, तुम इतना ज्यादा डिससैटिस्फाइड क्यों हो मेरे साथ आकर, कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसलिए तो करवाया है ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। फैंग कहती है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। माडोंग कहता है तुमने मुझे वादा किया था आने के लिए, तुम मेरे साथ आओगी और तुम अभी ये कौन सा नाटक कर रही हो, अभी तुम किस बात के लिए प्रिटेंड कर रही हो, और उसके कपड़े को फाड़ने लगता है, यही तो तुमने वादा किया था है ना। फैंग कहती है प्लीज नहीं। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है, माडोंग कहता है कौन है। माडोंग जब देखता है कि वो यानमू है, वो कहता है ये तू है बच्चे, तू यहाँ पर कैसे आया। यानमू कहता है नेवर माइंड, मैं यहाँ पर कैसे आया, जो भी अभी तुमने करा है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। माडोंग कहता है तुम्हें किसने कहा करने के लिए, मुझे वो फोन दो, और वो यानमू से फोन छीनने लगता है। यानमू उसके पेट में नी मार देता है, उसे बहुत जोर से दर्द हुआ, वो अपने घुटनों पर आ गया। वो कहता है लिटिल ब्रैट तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, अब मैं इस वुमेन के साथ खाली सोऊंगा नहीं, अब तो मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा, तुझे दिखाऊंगा आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी यानमू उसके मुंह पर लात मार देता है, वो साइड में जाकर गिरा। यानमू कहता है क्या तुम दोबारा कह सकते हो, मुझे सुना नहीं। माडोंग कहता है मैंने कहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, अगर तुम और कोशिश करोगे फिर भी कोई भी वुमेन तेरी तरफ देखेगी नहीं, ट्रैश। यानमू उसको लगातार मारने लगता है और कहता है मुझे मत मारो, मैं गलत था, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरा फेस टूट जाएगा। यानमू रुक गया। फैंग कहती है मेरी बॉडी गर्म हो रही है यानमू। यानमू कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या फैंग को माडोंग ने ड्रग दे दिया। वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। यानमू कहता है कि मैं तुम्हें बाथरूम में ले जाता हूँ, नहा लो, तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा, मैं अब जा रहा हूँ, अगर तुम्हें दोबारा किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। माडोंग वहाँ से निकलने लगा। वो अपने मन में कहता है ये साला लिटिल सन ऑफ अ बिच, इसको फैंग ने बुलाया है, देखता हूँ आखिरकार कब तक तू फैंग को बचा सकता है। जब वो जा रहा था यानमू उसके पीछे आकर उसके पिछवाड़े पर लात मार देता है। वो कहता है मिस्टर माँ ऐसा ही जाना चाहता है। माडोंग कहता है तूने मुझे मारा, मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यानमू कहता है क्या तुम भूल गए कि तुम शुरुआत से फैंग को यहाँ पर कैसे लेकर आए हो, कैमरे में सबका प्रूफ है, और अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम जाओ, तुम जा सकते हो। माडोंग यानमू को गाली देता है। वो कहता है साले तू क्या चाहता है। यानमू कहता है तेरे पास पैसे नहीं, क्या पैसों का इस्तेमाल करके लड़की को खरीदना चाहता है, और अगर तू चाहता है कि ये जो वीडियो है ये बाहर ना निकले, पैसे निकाल, ये इतना भी बुरी डील भी नहीं है ना। यानमू अपने मन में कहता है सर्वाइव करने के लिए थोड़े बहुत पैसे तो कमा ही लेते हैं माडोंग से, क्या फर्क पड़ता है, ये साला है ही कमीना, ये पैसे लोगों के लिए है। माडोंग कहता है तू फैंग के साथ काम कर रहा है ना मुझसे पैसे लूटने के लिए, तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे मुझसे पैसे ले सकता है। यानमू कहता है वेल तुम मना कर रहे हो तो बाद में पछताना मत, जब कल कौन सी वीडियो वायरल होने वाली है। माडोंग कहता है तुझे क्या लगता है कि शेंगचियन होटल तेरी हर एक बात को मानता है, मैनेजर कैमरे की फुटेज बदल देगा और मैं तेरे ट्रिक के लिए फोन नहीं करने वाला हूँ। यानमू कहता है तू बिलीव नहीं करेगा जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं खुद भी इस होटल के मैनेजर को जानता हूँ। माडोंग कहता है तेरे पास होटल का इमरजेंसी कार्ड कहाँ से आया। यानमू कहता है क्या हो गया, तूने इसके बारे में सोच लिया। यानमू अपने मन में कहता है वो मैनेजर यांग साथ में आ गई, उसकी वजह से मुझे एक कार्ड मिल गया, ये उसी मैनेजर की बात कर रहा है जिससे उसने बंगला खरीदा था। माडोंग कहता है तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है, क्या 5 मिलियन काफी है। वो अपने मन में कहता है ये ब्रैट अगर वीडियोस और फोटोज एक्सपोज हो गई तो मेरी बची कुछ जिंदगी वो भी बर्बाद हो जाएगी। यानमू कहता है 40 मिलियन। माडोंग कहता है 40 मिलियन, इतने सारे पैसे मैं तेरे सारे नहीं ला सकता हूँ, 30 मिलियन नहीं 10 मिलियन। यानमू कहता है ठीक है 10, और मुझे आशा है कि मिस्टर माँ अपनी बात को रखेंगे, नहीं तो ये फोटोज और वीडियोस वायरल हो जाएंगी। तभी वहाँ से फैंग आ जाती है। फैंग कहती है अभी तक मिस्टर माँ गए नहीं, ऐसा लगता है कि 30 मिलियन मिस्टर माँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। माडोंग वहाँ से भागने लगा। वो जाते हुए कहता है लिटिल ब्रैट ऐसा लगता है कि आज मैं लकी हूँ, आज मैं तुम्हारे हाथों में चढ़ गया, लेकिन तुम
इंतजार करो और देखो। यानमू कहता है क्या तुम ठीक हो? फैंग कहती है यानमू थैंक यू। यानमू वहां से जाने लगा, कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है यानमू क्या ये बात सच है कि तुम नेबुला ग्रुप के अंदर 15 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हो? यानमू कहता है क्या तुमने खुद अपनी आंखों से ये नहीं देखा कि मैंने पैसे ट्रांसफर भी कर दिए हैं? फैंग कहते हैं तुम्हारे पास इतने सारे पैसे एकदम से कहां से आ गए? यानमू कहता है क्या पैसा फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? अगर तुम्हारे लिए पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेरे साथ क्यों आ रही हो? फैंग उसका हाथ छोड़ देती है। यानमू कहता है अभी सिचुएशन सेफ है, तुम अपने घर जा सकती हो। ब्लू वाटर बे सेल्स डिपार्टमेंट में यानमू जाता है। यानमू कहता है मैंग्याओ कहती है ब्रदर यानमू क्या मैटर रिजॉल्व हो गया? यानमू हाँ कहता है थैंक्स टू मैनेजर यांग, इनकी वजह से हुआ है। मैनेजर कहती है वो भी हमारी ही कंपनी है और आप हमारे मेजर कस्टमर है, हमें तो आपकी मदद करनी ही थी। यानमू कहता है क्या तुम्हें घबराहट हो रही थी? मैंग्याओ कहती है थोड़ी सी, लेकिन मैनेजर यांग मेरे साथ थी हर वक्त। यानमू कहता है तो मैं पहले पैसे पे कर देता हूँ और कल भी जो प्रोसीजर्स है कल करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ माडोंग के ऑफिस के अंदर वो माडोंग कहता है साले एसोल्स अच्छे से दवाई लगाओ। वो लोग कहने लगते कि मिस्टर मा आपको इतनी बुरी तरीके से किसने मारा? माडोंग कहता है और कौन मारेगा, जिसने तुम लोगों को मारा है उसने मारा है। वो कहता है ये फिर से यानमू है, पिछली बार तो उन्होंने हमको पिटवा दिया और अब की बार मिस्टर मा को। माडोंग कहता है जल्दी करने की जरूरत नहीं, पहले तो फैंग फैमिली को चेक करो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार वो फैंग फैमिली की बीच किस प्रकार का गेम खेल रही है। माडोंग अपने मन में कहता है 30 मिलियन अगर मुझे देने हैं तो मैं इस लड़की को तो पालूं। वहीं फैंग का फादर कहता है पूरा एक दिन हो चुका है अभी तक फैंग वापस क्यों नहीं आई? फैंग की माँ कहती है अगर तुम्हें एक असली मैन हो तो तुम्हें अभी तक इसके बारे में पता चल जाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि वो अब तक वापस नहीं आई, इसका मतलब मिस्टर मा की अटेंशन उसके ऊपर गिर चुकी है और फैंग आज रात उसके साथ ही रहने वाली है। तभी फैंग आ जाती है, वो कहती है मैं घर आ गई। फैंग की माँ कहती है फैंग तुम कैसी हो? और मिस्टर मा बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे लगा था कि तुम आज रात वापस ही नहीं आओगी। फैंग कहती है नहीं मेरी ऐसी कोई डील मिस्टर मा के साथ हुई नहीं। फैंग की माँ कहती है आकर ऐसा कैसे हो सकता है? फैंग कहती है मोम मैंने माडोंग के साथ पूरी रात ड्रिंक करी, उसने वाइन के अंदर ड्रग मिला दिए और बाद में वो मुझे होटल ले गया और ऑलमोस्ट वो तो यानमू आकर उसने मुझे बचा लिया। फैंग का फादर खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है यानमू उसने तो पहले ही तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, वो दोबारा से ट्रबल खड़ी करने के लिए आ गया, क्या चाहिए उसको? फैंग कहती है यानमू पूरी तरीके से बदल चुका है, उसने मिलियन एक कंपनी के अंदर लगा दिए हैं, मैंने तो ये भी सुना है कि उसने एक रियल एस्टेट कंपनी भी खरीद ली है। फैंग की माँ खुशी से यहाँ वहाँ दौड़ने लगी और कहती है ऐसा लगता है कि अब वो डेवलप हो चुका है, नहीं हम उस जैसे अच्छे सनी लोग को जाने नहीं दे सकते हैं। फैंग कहती है मोम मैंने यानमू के साथ ब्रेकअप कर लिया है। फैंग की माँ कहती है सिली गर्ल, मोम तुम्हें ये कहने से मना करती है, उसके पास पैसे हैं और तुम्हें कुछ भी करके उसको वापस लाना है, तुम्हें समझ में आया? वही दूसरी तरफ इंटरनेट कैफे के अंदर मैडम के चेले कहते हैं यो डूड तुम इसके अंदर अच्छे हो, तुम एक प्रो तो नहीं हो लेकिन तुम तो इसके अंदर बहुत अच्छे हो, क्या तुम एक प्रो हो या फिर? वो कहता है नहीं मैं तो बस मजे में खेलता हूँ, मुझे कहाँ प्रोफेशनल के साथ कंपेयर कर रहे हो। वही वो बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारा लेवल पहले बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका है, क्या ख्याल है कि हम मिलकर दोनों गेम खेलें? वो कहता है देर हो चुकी है मुझे जाना है। तब इसके पीछे दूसरा आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है मैं तुम्हें आधे दिन से देख रहा हूँ ब्रदर, तुम बहुत ज्यादा बढ़िया हो, अगर किसी टूर्नामेंट में तुम पार्टिसिपेट करो तो बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। दूसरा वाला कहता है बस ऐसे ही मजे में खेलना क्या फायदा उसका, क्यों ना हम कम्पीट करें, जीतने वाला हारने वाले से अपने आप को डेड कहलवाएगा। वो कहता है ठीक है चलो करते हैं। 2 घंटे बाद जो फैंग का भाई था बुरी तरीके से हार जाता है और माडोंग का जो चेला था वो कहता है कोई नहीं हार जीत तो चलती रहती है, अपने माइंड को रिलैक्स करो। दूसरा कहता है बड़ी अब तुम जा सकते हो और तुम्हें ऑनेस्ट रहना है ना? फैंग का भाई कहता है साइड हट जाओ, क्या कह रहे हो तुम, मेरे रास्ते हट जाओ। फैंग अपने मन में कहता है कितना ज्यादा बैड लक है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पैसे मांग रही है और अभी मुझे ये 2 गुंडे मिल गए। जब वो वहां से जाने लगा पहला वाला कहता है रूल्स को डिसअबॉय करके जाना चाहते हो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। फैंग के भाई को मारने लगते हैं। वहीं यानमू के घर पर यानमू अपने मन में कहता है मुझे लग रहा है सिस्टम मुझे स्कैम कर रहा है, लगातार ये सर्वाइवल पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं। सिस्टम कहता है वो इसीलिए क्योंकि सिस्टम को अपग्रेड करने में 1 पॉइंट लग गया। यानमू कहता है आखिरकार सिस्टम को अपग्रेड करने में इतने सारे पॉइंट कौन से लगते हैं? तब इसके फोन में एक फोन आ जाता है। यानमू सोचता है आखिरकार ये फैंग मुझे दोबारा फोन क्यों कर रही है। हेलो ये फैंग की मम्मी थी। वो कहती है हे यानमू ये तुम्हारी आंटी बोल रही है, तुम्हें कुछ कहना चाहती है। यानमू कहता है क्या है अब से दोबारा से? यानमू कहता है क्या है? वो अपने मन में कहता है आखिरकार ये फैमिली मेरा पीछा कब तक छोड़ेगी। वो कहती है यानमू तुम हमेशा से ही फैंग के साथ शादी करना चाहते थे और ये कोई इम्पॉसिबल चीज थोड़ी है, लेकिन हमारी फैमिली की 2 कंडीशन है। पहली है कि तुम्हारे पास जितने भी बैंक कार्ड है तुम्हारे उन सभी को तुम्हें हमें देना होगा, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हें उन चीजों की क्या जरूरत पड़ेगी। और दूसरी कंडीशन है जैसे ही तुम फैंग फैमिली के अंदर एंटर करोगे तुम इमीडिएटली फैंग फैमिली के हो जाओगे और फैंग फैमिली के अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें उनकी मदद करनी है बिना मना करे, बिना सवाल किए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। और जब तक तुम इन दोनों चीजों को एग्री करते हो तुम फैंग के साथ शादी कर सकते हो। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वो कहता है मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ। फैंग की माँ कहती है बताओ क्या कहना चाहते हो, लेकिन संभाल कर। वो चिल्लाकर कहता है मुझे तंग करना बंद कर दो। वहीं ब्लू वाटर बे सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर कहती है मिस्टर यान आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब कुछ तैयार हो चुका है। मैंग्याओ कहती है ब्रदर मैनू क्या हो गया आपको? मैनेजर यांग यहाँ पर कब की खड़ी है और आप तो इनको इग्नोर कर रहे हो। यान कहता ओह सॉरी। मैनेजर कहती है कोई बात नहीं मिस्टर यान, क्या आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं? यान कहता नहीं थैंक यू मिसेज यांग। मैनेजर कहती है वेलकम टू मिस्टर यान, अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाद में वो लोग सिटी स्ट्रीट पर चले गए। जब वो लोग जा रहे थे उन्हें रास्ते में फैंग मिल जाती है। फैंग कहती है यानमू तुम तो सच्ची में यहाँ पर हो। यान कहता है तुम क्या मुझे ढूंढ रही थी? यान अपने मन में कहता है मैंने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर
भी ये फैंग फैमिली हार क्यों नहीं मान रही, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। फैंग कहती है जायू उसको किसी ने इंजर कर दिया इंटरनेट कैफे के अंदर, और जो वो बंदे हैं हमसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं उसे छोड़ने के लिए। यान कहता है तुम्हारा भाई तुम्हारी ट्रबल, उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, और वो वहाँ से चाहने लगा। फैंग यानमू का हाथ पकड़ लेती है। फैंग कहती है यानमू हम होटल जा सकते हैं, पहले तुम मेरे साथ जाना चाहते थे तब तो मैंने मना कर दिया, लेकिन अब मैं एग्री कर रही हूँ। यान अपना हाथ छुड़वा लेता है। यान कहता है मुझे वो फैंग पसंद थी जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट मालूम थी, जिसकी एक लाइन थी जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता था, ना कि ये फैंग जो अपनी बॉडी को पैसे के लिए बेच रही है। फैंग कहती है लेकिन जायू वो अभी भी इंटरनेट कैफे के अंदर है और हमारी फैमिली इतने सारे पैसे को कहाँ से लाएगी, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। फैंग उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो शांत होकर कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, आगे से मेरा फैंग फैमिली के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे तंग मत करना। फैंग कहती है लेकिन वो लोग मेरी फैमिली है और मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। फैंग मुड़ कर वहाँ से जाने लगा। जाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैंगियाओ कहती है ब्रदर यानमू क्या आप सच्ची में इनकी मदद नहीं करेंगे, सिस्टर फैंग कितनी ज्यादा उदास लग रही है। यान कहता नहीं फैंग का यानमू के साथ क्या लेना देना। मैंगियाओ वहीं पर रुक जाती है। वो कहती है आप तो पहले ज्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन बन गए हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन क्या यह बात सच है कि आपका जो ये इतना लंबा रिश्ता था वो ऐसे खत्म हो गया। यानमू कहता है वो तो पिछली लाइफ में खत्म हो गया था। यानमू अपने मन में कहता है कि जो फैंग है मेरे ऑप्शन से बाहर निकल चुकी है, लेकिन जो फैंग है वो 2 दिनों के अंदर इतनी ज्यादा ट्रबल में आ चुकी है, उससे मुझे क्या। मैंगियाओ तुम घर जाओ, मैं इंटरनेट कैफे जाता हूँ। मैंगियाओ कहती है तुम्हें संभल कर रहना होगा। इंटरनेट कैफे के अंदर वही गुंडे फैंग के भाई को मार रहे थे। उसके बाल पकड़कर उससे कहता है मेरे पैसे कहाँ हैं, तू तो बड़ा अमेजिंग है, तूने मेरे भाई को मारा। वो कहता है ये सब कुछ तुमने किया है, तुमने मुझे फंसाया है। वो लोग वहाँ पर हंसने लगे जोर जोर से। सारी रात पीटने के बाद इस स्कूल को देखो फाइनली इसको समझ में आ गया। फिर वो चाकू वाला कहता है साले तुझे किसने कहा था कि मिस्टर माँ को प्रोवोक करे, अगर तू पैसे नहीं लेकर आएगा तो मैं तेरी उंगली काट कर तेरे घर भेजवा दूंगा। तब यहाँ पर एक बंदा था जो दरवाजे पर बैठा हुआ था। वो कहता है कौन है, इंटरनेट कैफे बंद है आज के लिए, कल आना। साले सुनता नहीं, मैंने कहा आज बंद है, जाओ यहाँ से। तभी यानमू उसको मुक्का मार देता और कहता है मेरे रास्ते से हट जा। मुक्का खाने के बाद उसकी नाक से खून निकला और वो पीछे जाकर गिर गया। वहाँ पर जो बाकी लोग थे यानमू को देखने लग गए। उनमें से एक बंदा कहता है यानमू के हाथ में एक पिल थी और वो कहता है यहाँ पर कई सारे लोग हैं और इसलिए मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, देखूं। और वो उस पिल को खा जाता है। सिस्टम कहता है तुम्हारा स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना सब कुछ बढ़ गए हैं। यानमू अपनी बढ़ती पावर को देखता है और अपने मन में कहता है कि इतनी पावर से तो मैं कचुमरों को तो कचुमरे बना दूंगा। यानमू तुम्हें पक्का ही मेरी सिस्टर ने फोन किया होगा, पैसे लेकर आओ, वहाँ पर क्यों खड़े हो। तब वो दूसरा गुंडा कहता है यानमू तुमने हमारे वो $500,000 भी नहीं दिए और टोटल मिलाकर हो गए 1 मिलियन, पैसे लेकर आ और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। यानमू कहता है मैं पैसे क्यों दूं। फैंग का भाई जोर से चलाता है। वो कहता है यहाँ पर मेरे सामने मजाक मत करो, तभी तो कहूँ मेरी पूरी की पूरी फैमिली तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती, तुम इतना ज्यादा घटिया हो, जल्दी करो पैसे लेकर आओ। यानमू जब देखता है कि फैंग का भाई ऐसे उसे ऑर्डर कैसे दे सकता है, वो गुस्से में आ जाता है और कहता है एक और बार कहने की कोशिश कर। वहीं वो चाकू वाला गुंडा कहता है आगे मत आ, वहीं पर खड़ा रहे, नहीं तो। इससे पहले यानमू का हाथ उसके पास आकर उसे पीछे धक्का दे देता है और 3 लोग उसको घेर लेते हैं। वो गुंडा अपने मिस्टर माँ को फोन कर देता है। वो कहता है यानमू यहाँ पर है और वहीं यानमू उन सभी को पीट रहा था। फैंग का भाई अपने मन में कहता है आखिरकार ये फाइटिंग के अंदर इतना अच्छा कैसे है, इसका मतलब तुम्हें रैंसम के पैसे देने की जरूरत नहीं, वो सारे के सारे 5 लाख मेरे हो जाएंगे। फैंग का भाई खड़ा होता हुआ कहता है तुम पहले क्या कर रहे थे, अगर तुम्हें फाइट करना इतनी अच्छी तरीके से आता है, मैं यहाँ पर कितनी देर से मार खा रहा था तुम्हारी वजह से, मैं अपनी मॉम को जाकर बताऊंगा और वो तुम्हें सबक सिखाएंगी। और अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मेरी फैमिली तुम्हारे साथ ये करे तो अभी क्या अभी मेरे सामने आकर अपने घुटनों पर मुझसे माफी मांगो और जो पैसे तुम लेकर आए हो रैंसम के वो मुझे दे दो। यानमू कहता है तुम्हारे सामने घुटनों पर आकर माफी मांगू और पैसे तुम्हें दे दूं। फैंग का भाई कहता है हाँ, नहीं तो मैं अपनी सिस्टर को किसी दूसरे मैन के साथ इससे पहले और कुछ कह पाता। यानमू उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार देता है। यानमू कहता है अगर तू घर नहीं जाना चाहता, अगर तेरी ऐसी इच्छा है यहीं पर पड़ा रहे, अगर तेरी बहन मुझसे भीख नहीं मांगती तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। जैसे वो वहाँ से जाने लगा, माडोंग कहता है बच्चे कहाँ जाना चाहता है। यानमू कहता है माडोंग अपने गुंडों को कहता है अपने हथियार ले लो और इसको मार मार कर यहीं पर खत्म करना है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। माडोंग अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, अगर मैं फैंग फैमिली को कुछ करूंगा तो ये बच्चा यानमू उन्हें बचाने के लिए पक्का आएगा। वो लोग यानमू पर हमला कर देते हैं। यानमू सोचता है यहाँ पर तो कहीं ज्यादा लोग हैं, अगर मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो मैं यहाँ पर पक्का मर जाऊंगा। सिस्टम कहता है होस्ट की रिक्वेस्ट की वजह से सिस्टम ने लेवल 7 एजिलिटी पिल निकाल ली है। यानमू सोचता आखिरकार ये क्या है, सिस्टम ने ऐसे कैसे पिल निकाल दी, लेकिन वो पिल को खा लेता है और आते हुए एक बार से बच गया। माडोंग चिल्लाकर कहता है क्या कर रहे हो, मारो इसको। यानमू फाइट करने की कोशिश कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि तू फाइट करे या ना करे, तो इन सभी को हरा नहीं सकता है। तभी एकदम से यानमू माडोंग के पीछे आ गया। यानमू कहता है ऐसा लगता है कि माडोंग कुछ ज्यादा ही खुश है। माडोंग घबरा गया जैसे वो देखता है कि यानमू उसके पीछे आ गया। वो कहता है तुम्हारे साथ क्या है, तुम इतनी जल्दी। और फिर अपने गुंडों की तरफ देखता है, वहाँ पर उसे गुंडों का ढेर लगा हुआ था, सारे के सारे यानमू ने पीट दिए थे। वो कहते ये पॉसिबल कैसे है। तब इसको एक लात लगती है और वो जमीन पर गिर गया। यानमू अपना पैर उसके मुंह पर रखता है। यानमू कहता है मिस्टर माँ, मुझे लगता है कि मैंने सुना कि तुमने कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो। माडोंग कहता है हाँ मैंने ही कहा, तुम मुझे कब से टारगेट कर रहे थे और अगर मैं अपना बदला भी ले सकता तो उसका क्या फायदा। यानमू कहता है हाँ ये सेंस तो बना रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे टारगेट नहीं कर रहे, तो मैं भी तो अपना बदला लूंगा। वो माडोंग का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ देता है। माडोंग को दर्द होता है। यानमू कहता है तुम्हारी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया और तुम इसको चुकाओगे कैसे। यानमू अपने कहता है तुम्हारी वजह से मेरी 2 सिस्टम पिल वेस्ट हो गई, मेरे सर्वाइवल पॉइंट। माडोंग कहता है मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा, प्लीज मुझे और मत मारो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। यानमू
उसको छोड़ देता है। ठीक है, साइड में ही बैंक है, कल वाले 30 मिलियन मिलाकर टोटल 50 मिलियन ट्रांसफर कर दो इमीडिएटली। वो पास वाले बैंक में जाता है और यानमो के फोन में मैसेज आ गया। उसके फोन में मैसेज में लिखा था कि उसको 50 मिलियन मिल चुके हैं। माडोंग कहता है यान मिस्टर यान, मैंने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। यान कहता है ठीक है, तुम जा सकते हो। माडोंग अपने मन में कहता है 50 मिलियन जल्द ही ये सारे के सारे मैं तुमसे वापस ले लूंगा। यान फैंग के भाई को कहता है क्या तुम घर जा सकते हो अपने आप। फैंग का भाई चिल्लाकर कहता है यानमू, मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगा, तुम्हारी वजह से मुझे कितना पेन कितना सफर करना पड़ा। यानमू कहता है अच्छा, तो तुम अपने लाइफ सेवियर को ऐसे ट्रीट करोगे? अगर मैं नहीं होता तो तुम यहाँ से कभी निकल भी नहीं पाते। फैंग का भाई कहता है अगर तुमने इन लोगों के साथ पंगा न किया होता तो मेरी हालत कभी ऐसी होती ही नहीं। यानमू कहता है तुम्हें सच्ची में मालूम है चीजों को कैसे पलटा जाए, दफा हो जा लूजर। यानमू के डराने के बाद वो वहाँ से भागने लगा और जाते हुए कहता है यानमू, जब मैं अपने पेरेंट्स को जाकर ये बात बताऊंगा फिर तुम देखना, तुम बस इंतजार करो। यानमू कहता है फाइनली वो चला गया। सिस्टम मेरे सर्वाइवल पॉइंट दिखाओ। ओब्वियसली मुझे 50 मिलियन तो मिले हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइवल पॉइंट में कोई चेंज क्यों नहीं आया? सिस्टम कहता है वो इसलिए क्योंकि वो 50 मिलियन तुम्हारे नहीं है, तुमने सही तरीके से नहीं कमाए हैं, इसलिए वो काउंट नहीं हो सकते हैं। यानमू कहता है लगता है तो कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है, तुमने मुझसे बिना पूछे बिल खरीद ली। सिस्टम कहता है ये सिस्टम अपने होस्ट के लिए सब कुछ अच्छा करने की सोचता है और उस टाइम तुम्हें उसकी जरूरत थी, और जब ये सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा तो होस्ट को और भी बढ़िया बढ़िया बेनिफिट मिलने वाले हैं। यानमू कहता है बेनिफिट? तुम मुझे क्या बेनिफिट दे सकते हो? वहीं दूसरी तरफ फैंग फैमिली के घर पर फैंग की मोम कहती है व्हाट द हेल, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम यानमू को हैंडल नहीं कर सकती। क्या तुम अपने छोटे भाई को इंटरनेट कैफे में मरते हुए देखना चाहती थी? फैंग कहती है यानमू वो बिल्कुल बदल चुका है, उसने मुझे कम्प्लीटली छोड़ दिया है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तभी फैंग का भाई आ जाता है। वो कहता है मोम डैड मैं आ गया। उनकी मोम जाकर भागती है। वो कहती है ओ माय बेबी, मैं एकदम से वापस कैसे आ गए? वो कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मैं वापस आ गया? वो मोम कहती है मोम तुम्हारी लिवर से खुश है, और इतने सारा मार तुम तक पिट कैसे गए? फैंग का भाई चिल्लाकर फैंग की तरफ गुस्से में कहता है फैंग तुमने यानमू को मुझे बचाने के लिए भेजा या फिर यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवाने के लिए? फैंग कहती है तुम्हारा क्या मतलब, यानमू ने तुम बचाया? फैंग का भाई कहता है नॉनसेंस, जरा देखो उसने मुझे कितनी बुरी तरीके से मारा, और उन लोगों को भी जिन लोगों ने मुझे पकड़ रखा था उतना तो उन्होंने नहीं मारा जितना यानमू ने मारा। उनकी मोम कहती है वो तुम्हें ऐसे कैसे पीट सकता है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो अपनी मोम को दूर करते हुए कहता है क्या तुम्हें मालूम है वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो सारे के सारे पैसे माडोंग के हैं जो यानमू के पास है। उनकी मोम कहती है फैंग क्या तुम्हें मालूम है जो भी ये कह रहा है सच है? फैंग कहती है मुझे भी ऐसा लगता है, कल रात यानमू मुझे बचाने के लिए आया था और मुझे लगता है कि मैंने सुना कि वो माडोंग से 30 मिलियन मांग रहा था। ये बात सुनकर उनकी मोम शौक हो गई। वो कहती है क्या वही बंदा है जिसे हम जानते थे, उसने तुम्हारा इस्तेमाल करा पैसा कमाने के लिए और एकदम से तुम्हें दूर भी कर रहा है, वो तो जानवर से ज्यादा गंदा है। फैंग कहती है मैं अभी उसके पास जाऊंगी और उससे क्लैरिफिकेशन मांगूंगी। फैंग अपने मन में कहती है अच्छा तो यानमू का ये रियल पर्पस था हमारे साथ रहने का, मुझसे पैसे कमाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ यानमू अपने मन में कहता है ये सिस्टम कितना ज्यादा क्रूर हार्ट है, घटिया सिस्टम है। मैंगियाओ कहती है ब्रदर यानमू जब से तुम वापस आए हो उदास से क्यों लग रहे हो, कि तुम्हें किसी ने बुली करा? यानमू कहते नहीं नहीं तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ। मैंगियाओ खाना खाओ। मैंगियाओ कहती है कि तुम अभी भी फैंग सिस्टर के बारे में सोच रहे हो, क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? शायद तुम तभी वहाँ पर फैंग आ जाती है। वो चिल्लाकर कहती है यानमू तुम्हारा क्या प्लान है? मैंगियाओ कहती है सिस्टर आप यहाँ पर एकदम क्या मिलकर यहाँ पर डिनर करने के लिए आए थे? यानमू कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, ये यहाँ पर बैठेंगी नहीं, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? यानमू सोचता है क्या ये यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि इसे मालूम है कि मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आता था। फैंग जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है तुमने मेरे छोटे भाई को मारा और तुम यहाँ पर किसी और लड़की के साथ बैठे हुए हो, तुमने क्या करा? यानमू कहता है अच्छा तो तुम्हारे भाई ने ये बताया, और मैंगियाओ मेरी बहन है और अब ये ऐसी बात थोड़ी है कि तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं। फैंग कहती है सिस्टर अच्छा कैसी बहन है? तो मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, अगर तुम मेरे भाई को बचाने के लिए गए थे तो तुमने उसे इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करा, तुम्हें अपसेट करा ताकि तुम मेरा बदला मेरे भाई से ले सको और बाद में एक लड़की को ढूंढकर जो मेरे से भी अच्छी नहीं है उसके साथ मजा करो मुझे चिढ़ाने के लिए? यानमू कहता है फैंग लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपने भाई को बचाने के लिए पैसे भी नहीं दे सकी। क्या वो इसलिए क्योंकि तुम्हें वो पैसे ब्लैकमेल के लिए देने थे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे और मुझे लगता है कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। तुम्हें याद है मैं गरीब हूँ या अमीर, मेरे पैसे मेरे हैं और मैं उन पैसों का 1 रुपया भी खून चूसने वाले वैम्पायर्स पर लगाना नहीं चाहता। फैंग कहती है वैम्पायर की फैमिली? मेरी फैमिली वैम्पायर है। मैंगी वहाँ पर बैठी हुई थी, वो सोचती आखिरकार इनके बीच में क्या चल रहा है। फैंग चिल्लाकर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यानमू एक अच्छे पर्सन हो क्योंकि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद तुम और लड़के के साथ घूम रहे हो, तुम तो मेरे से ज्यादा भी डिस्गस्टिंग हो। यानमू कहता है बहुत हो गया, इसमें क्या गलत बात है कि मैं किसी और लड़की के साथ हूँ? तुम्हें क्या अभी भी लगता है कि मैं तुमसे मूव ऑन नहीं हो सकता, कि तुम्हारे बिना ये जिंदगी मेरी चलनी नहीं वाली? अगर अभी भी तुम अपने भाई की बात को सुनना चाहती हो तो सुनो, आज के बाद मेरे पास कभी मत आना। फैंग कहती है यानमू तुमने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं करा, तुम तो बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। यानमू कहता है तो तुम्हें नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत? फैंग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपना थप्पड़ ऊपर कर लेती है। वो कहती है यानमू मुझे बताओ साफ साफ आखिरकार किस वजह से तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो? यानू उसका हाथ पकड़ देता है। वो कहता है फैंग हमारा ब्रेकअप हो चुका है और ऐसे पागलों वाली हरकत मत करो। फैंग कहती है ठीक है, अभी जो तुमने कहा है मैं तुम्हें एक न एक दिन इसका पछतावा जरूर करवाऊंगी। वो वहाँ से जाने लगी। मैंगियाओ कहती है ब्रदर यानमू आपको फैंग सिस्टर के पीछे जाना चाहिए। यानमू कहता है तुम्हें डराने के लिए सॉरी। मैंगियाओ कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिस्टर फैंग उनको क्या हुआ? फैंग कहता है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं वो अभी भी ये तो नहीं सोच रही कि मुझे दोबारा कैसे पाना है, लगता है अभी वो बदल चुकी है। मैंगियाओ सोचती है ब्रदर यानमू कितना ज्यादा अच्छा पर्सन है, लेकिन फैंग ने क्या किया है उनके साथ? यानमू कहता है जल्दी करो खाना खाओ, बाद में हम घर चलेंगे। ये है नबुला ग्रुप
सीईओ ऑफिस। सीईओ कहता है मिस्टर यान, थैंक यू आपकी काइंडनेस के लिए। प्रोजेक्ट के अंदर पैसों की ही कमी थी और आज से हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल पड़ा है। जरा देखिए। फैंग कहता है ये तो अच्छी खबर है। मुझे याद था कि कंपनी के पास कोई स्पेशल मटेरियल सप्लायर नहीं था। तुमने इतने ज्यादा पुअर क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल क्यों किया है? सीईओ कहता है हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हमने नए मटेरियल का इस्तेमाल करने का सोचा है, लेकिन उसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएंगे और सप्लायर ने हमें मना कर दिया, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है। यानमो कहता है तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सीईओ कहता है और डेवलपमेंट टेस्ट के अंदर हमारी मशीन्स को टेस्ट पास करने होंगे और मटेरियल के लिए कोई हाई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानमो कहता है किसी को कम्युनिकेशन कंपनी में भेजो, उनको पक्का ही राउटर की जरूरत होगी। सीईओ कहता है अरे नहीं, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा क्यों नहीं। कम्युनिकेशन कंपनीज उनको लगातार इन्फॉर्मेशन इधर उधर भिजवाना पड़ता है और हमारे राउटर्स की मदद से उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन मटेरियल, यानमो कहता है मटेरियल की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। मैं एक बढ़िया बेहतर पार्टनर ढूंढूंगा जितना जल्दी हो सके। जिनचान सिटी स्ट्रीट। यानमो सोचता है अगर 10 फैमिली नेबुला के पार्टनर बन जाए तो कितना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, लेकिन क्या वो इसके लिए एग्री करेंगे? जब वो जा रहा था तब इसको एक लड़ाई सी दिखती है। एक लड़की कहती है मुझे छोड़ो, दूसरा कहता है शट अप। और ये वही लड़की है जो अकड़ कर बात कर रही थी जब यानमो विला खरीदने के लिए गया था। यानमो अपने मन में कहता है ये तो वही है जो उस दिन मुझे विला खरीदने वाले दिन मिली थी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? तब यहाँ पर 2 और लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं इस लड़की को छोड़ दो नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे। वो बंदा अपना चाकू निकाल लेता है। वो कहता है अपने काम से काम रखो नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी वहाँ पर यानमो आ जाता है। वो कहता है दिन दहाड़े ये काम कर रहे हो, तुम्हें लगता कि लोग तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे? यानमो ने इसको बचा लिया। वो कहता है ये वुमेन जिसे मिस्टर मा पसंद करते हैं, तेरी इतनी हिम्मत? यानमो कहता है ये फिर से साला माडोंग आ गया। जब भी माडोंग मुझे देखता है मेरे सामने झुक जाता है और तू उसको मेरे साथ कंपेयर कर रहा है, तू है कौन? वो कहता है भाई छोड़, दर्द हो रहा है भाई, मैं गलत था, मैं इसको दोबारा कभी तंग नहीं करूंगा। यानमो कहता दफा हो जा, मेरे सामने दोबारा कभी आ मत जाना। वो लड़की कहती है थैंक यू मिस्टर यान। यानमो कहता है तुम काम करने के लिए गई, यहाँ पर बाहर में क्या कर रही हो? वो कहती है आज मेरा डे ऑफ था, लेकिन मेरे डैड की कंडीशन खराब है इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है सर्जरी के लिए और मैं अपना जो फ्री टाइम है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी सेकंड जॉब में काम करने के लिए। यानमो कहता है बाय द वे तुम माडोंग को जानती हो? वो कहती है मैं उसको अच्छे से नहीं जानती, लेकिन जब मैं उसके साथ पहली बार मिली थी उसने कहा कि वो मुझे सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन वो लगातार मेरे पीछे आता रहा और अगर आज आप नहीं होते तो उसके सामने झुककर थैंक यू कहती है। यानमो कहता है कोई बात नहीं, तुम घर जाओ आराम करो। वो बार के अंदर दोबारा से चली गई। फिर वो फोन लगाकर कोंग के बॉडीगार्ड को कहता है लिबाओ किसी को कहकर माडोंग पर नजर रखो, वो भी इस टाइम पर हॉस्पिटल में होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर माडोंग बैठा हुआ था। माडोंग कहता है जैसा कि आपने कहा था फैंग, मैंने वैसे ही अरेंजमेंट करी है और अब तो आपको थोड़ा सा और पास बैठना चाहिए। फैंग कहती है मिस्टर मा आप तो कुछ ज्यादा ही एंसियस हो रहे हो, यानमो ने तो अभी तो चारा ही खाया है, अभी तो जो शो है शुरू हुआ ही नहीं। माडोंग कहता है तब क्या होगा अगर बार मिस कैलकुलेट करेगा, अगर यानमो दोबारा मेरे पास आ गया तो मैं उस लॉस को दोबारा सह नहीं पाऊंगा। फैंग कहती है मिस्टर मा उसे भूल जाइए, अब की बार मैं आपकी मदद कर रही हूँ आपका बदला लेने के लिए और यानमो मेरे साथ डीप लव में पड़ चुका है और अगर एक बार मैं उसके पास जाकर माफी मांगूंगी तो पक्का ही सॉफ्ट हो जाएगा और मान जाएगा। हेलो ये मैं हूँ यानमो, मैं तुम्हें एक मील के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। आज होटल पर वो सब कुछ मेरी गलती थी, आज होटल में वो सब कुछ मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्यों ना हम आज रात रेस्टोरेंट में मिले जहाँ पर हमारी पहली डेट हुई थी। माडोंग अपने मन में कहता है ये फैंग सच्ची में बहुत स्टनिंग है। फैंग कहती है मिस्टर मा सब कुछ फाइन है और अजहन अब सब कुछ आप पर छोड़ देगी। फिर वो एक डिब्बी से उठाती है। फैंग कहती है और मुझे ये काम खत्म होने के बाद 30 मिलियन चाहिए और आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं यानमो के घर पर। यानमो कहता है अच्छा तो ये 2 लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम तुम्हें अपग्रेड होने के लिए कितने सर्वाइवल पॉइंट की जरूरत है? सिस्टम कहता है 20। यानमो कहता है और 30 मिलियन को एक्सचेंज करने के लिए कितने सर्वाइवल पॉइंट मिलेंगे? सिस्टम कहता है 10 मिलियन के 10 सर्वाइवल पॉइंट और 30 मिलियन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए काफी होंगे। यानमो कहता है इतने ज्यादा, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना होगा अपग्रेड करने के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम असली में क्या बन सकते हो। मिस्टर कोंग मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर लाओ, शायद कल के लिए जरूरी हो। वेस्टर्न रेस्टोरेंट। फैंग कहती है यहाँ पर तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर लिया है पहले से ही, क्या तुम एक ड्रिंक पसंद करोगे? ये कुछ दिनों में जो भी हुआ है मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। सिस्टम कहता है होस्ट सिस्टम ने डिटेक्ट करा है स्लीपिंग पिल्स उस रेड वाइन के अंदर और तुम्हें मिल चुका है इनहेरिटेंस ऑफ द लॉर्ड गॉड और इतने अमाउंट की जो मेडिसिन है तुम्हें कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगी। यानमो सोचता आखिरकार ये मुझसे कितने जोर से बदला लेना चाहती है। फैंग अपने मन में कहती है आखिरकार इसने अभी तक ड्रिंक क्यों नहीं करी, क्या इसको शक हो गया? यानमो उसको पी लेता है। यानमो कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता, जो बीत गया सो बीत गया। फैंग कहती है मैंने कभी नहीं सोचा आखिरकार हम ऐसे कब हो गए, मैं तो बस वही सोचती थी आखिरकार हमारी लाइफ कैसी होगी जब एक बार हमारी शादी हो जाए। यानमो कहता है शादी के बाद तुम्हारी फैमिली मुझसे लगातार पैसे मांगती रहती जब तक मैं पूरी तरीके से क्रश ना हो जाऊं और मरने पर मजबूर। फैंग कहती तुम, वो रुक जाती है और अपने मन में कहती है माडोंग ने कहा था कि ये जो दवाई है इमीडिएटली काम कर जाएगी, अभी तक ये गिरा क्यों नहीं? यानमो कहता है क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कहा? फैंग कहती है लेकिन मेरे पास तो बस एक भाई है। यानमो कहता है भाई है तो क्या, तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए कोई राजाओं का ताज बनाने के लिए सोच रखा है, उसे सोना वोना दोगे, है क्या उसके पास? फैंग कहती है मेरा अकेला इकलौता भाई है, क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता? फैंग सोच रही है आखिरकार माडोंग ने कहा था कि इस मेडिसिन से आराम से 5 से 6 लोग बेहोश हो सकते हैं। तब यानमो वहाँ पर बेहोश हो गया। फैंग कहती है यानमो क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगता था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आगे जाकर तुम्हें अपना सब कुछ मुझे देना होगा, यही तो तुम्हें माडोंग से अलग करता है। फिर होटल का सीन दिखाया जाता है। तभी कोई कहता है क्या? यानमो अपनी आंखें खोलता है, वो अपने मन में कहता है
गॉड डैम इट। दूसरी लड़की कहती है यानमू तुम बास्टर्ड, वो उसे थप्पड़ मार देती है। यानमू कहता है मैं तो फैंग के साथ डिनर कर रहा था, मैं एकदम से यहाँ पर। वो दूसरी लड़की कहती है वो तुम थे जिसने मुझे टेक्स्ट करा, मुझे कल रात बुलाया, मुझे लगा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था तुम मेरे साथ, तुम तो एक 20 से ज्यादा खतरनाक हो, खराब हो, घटिया। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही। यानमू कहता है हे अजन, ये वही लड़की है जो बार में काम कर रही थी और जब यानमू घर खरीदने गया था। यानमू अपने मन कहता है अगर तुम लोग मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। बाद में वो कभी बार में आ जाते हैं। वही लड़की कहती है मिस्टर माँ, मिस फैंग मैं आ गई। मिस फैंग जैसा कि आपने कहा था मैंने सब कुछ कर दिया, फोटोज भी ले ली, मेरे फोन में है। फैंग कहती है ठीक है अब तुम जा सकती हो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं फोन कर दूंगी। वो कहती है ठीक है मिस फैंग। फैंग कहती है लेकिन फोटोज उनको संभाल के रखना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा फादर हॉस्पिटल में मौत का इंतजार कर रहा है। वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने फोटोज को संभाल कर रखूंगी। माडोंग कहता है मिस फैंग तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो, तुम इतनी आगे तक जा सकती हो, मैं सच्ची में तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। फैंग कहती है वो यानमू था जो बोझ था इनग्रेटफुल बन रहा था, मैं तो बस जो मेरा था उसे वापस लेना चाहती हूँ। माडोंग कहता है अगर ये बात मिस फैंग की है तो 30 मिलियन तो वर्थ करते ही। मैं माडोंग इस प्लान की दाद देता हूँ, मेरे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं है। फैंग कहती है लेट्स गो, आज यानमू जो उसने किया है उसका भरपाया करेगा। वो अपने मन में कहती है यानमू मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी आखिरकार जब कोई किसी का इस्तेमाल करता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है। होटल की लॉबी में यानमू कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब। माडोंग कहता है यानमू तुम बच्चे लगता तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने क्या करा है, हम यहाँ पर जस्टिस के लिए आए हैं। यानमू कहता है मैं तो एक ईमानदार सिटीजन हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा। फैंग कहती है यानमू यू बास्टर्ड, कल रात ऑब्वियसली तुम मेरे साथ डिनर के लिए आए थे और एकदम से तुम उस लड़की के साथ होटल में चले गए। वो मना कर रही थी लेकिन तुम फिर भी ले गए। माडोंग कहता है और मैंने सुना है कि तुमने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करी और अभी पुलिस को बुला लिया गया है। अगर तुम मेरे सामने भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें शायद बचा सकता हूँ। देखो देखो रिपोर्टर्स भी यहाँ पर आ गए, अगर ये मैटर एक्सपोज हो गया तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यानमू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मैं इडियट हूँ। यानमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों को मैं इडियट हूँ। फैंग अपने मन में कहती है नहीं ये रिपोर्टर्स तो मेरी और माडोंग की फोटो ले रहे हैं। माडोंग कहता है यानमू लगता तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। यानमू उसकी बात को रोक देता हुआ कहता है मिस्टर माँ एक मिनट रुकिए, मुझे एक फोन आया है और वो था उसी लड़की का। वो कहती है मिस्टर यान जो माडोंग और मिस फैंग ने किया है मुझे धमका कर वो सब कुछ इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया है। और ये बात सुनने के बाद माडोंग पूरी तरीके से घबरा गया। कहता है क्या चल रहा है। तभी पीछे से कोई कहता है माडोंग ओनर ऑफ लोंगस्टन रियल एस्टेट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक लड़की को दबा रहा है और क्या काम करवाने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। एक मिनट क्या माडोंग की कंपनी कर्जे में डूबी हुई है, उनके पास पैसे भी नहीं है। माडोंग कहता है बुलशिट, मुझे फंसाया जा रहा है, ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी है। और रिपोर्टर आकर उनको घेर लेते हैं। उन दोनों की हालत पतली हो गई। एक कहता है मिस्टर माँ तो आप कह रहे हैं कि सारी अफवाहें हैं, क्या आपके पास कोई एविडेंस है इन्हें अफवाह कहने का। दूसरा कहता है मिस्टर माँ आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी का फ्यूचर कैसे होने वाला है। मिस फैंग और आपका क्या रिश्ता है मिस्टर माँ के साथ, आपको क्या लगता है कि मिस्टर माँ किस प्रकार के पर्सन है। सिस्टम कहता है होस्ट जो माडोंग की कंपनी है उसके शेयर लगातार 0 पर पहुंचने वाले हैं और आज के बाद उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और उनको बहुत ज्यादा घाटा होगा। सीन पास्ट में जाता है। वही लड़की यानमू को बता देती है मिस्टर यान माडोंग ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे आपको फंसाने के लिए 5 लाख देने के लिए तैयार है और अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो मेरे फादर को मार देंगे। और बार में जो आफ्टरनून आज हुआ था वो भी उन लोगों ने अरेंज करवाया था। यानमू कहता है अभी मेरे पास इनफ एविडेंस आ चुका है, इसकी मदद से माडोंग अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी या उसकी। प्रेजेंट में यानमू कहता है वेल अब इस कंपनी का मालिक मैं बनूंगा। यानमू सोचता है अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो अभी तक तो मैं इनके जाल में फंस चुका होता। फैंग पूरे गुस्से में आ गई थी। वो अपने मन में कहती है यानमू तुम तो सच्ची में बहुत ज्यादा टफ हो। 2 दिनों बाद मैंग्याओ टीवी में खबर देख रही थी। न्यूज रिपोर्टर बताता है लोंगटैंग रियल एस्टेट का ओनर माडोंग वो पकड़ा गया है मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए और भी कई सारे घटिया काम उसके सामने आ चुके हैं। उनके शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। उन लोगों ने कल बैंक्रप्सी फाइल कर दी है और उनकी कंपनी बिकने के लिए चली गई है। वहां पर वो फैंग थी। वो कहती है मुझे मेरी फोटो मत लो, मैं माडोंग के साथ नहीं हूँ। दूसरा रिपोर्टर कहता है मिस फैंग क्या आप दोनों ने मिलकर उस लड़की को धमकाने का प्लान बनाया था। मैंग्याओ कहती है ओ माय गॉड मुझे लगा था कि जो सिस्टर फैंग है उसे फंसाया गया है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसी। वहीं दूसरी तरफ यानमू अपने मन में कहता है कल लोंगटन रियल एस्टेट घाटे में चली गई है और अब तक सर्वाइवल पॉइंट मुझे मिले क्यों नहीं। सिस्टम अपग्रेड पूरा हो गया और उसके बाद उसके सामने खरगोश आ जाता है। यानमू कहता है क्या इसका मतलब ये सिस्टम की अपग्रेडेड आइडेंटिटी है, ये चीज कहाँ से आई, एकदम से गायब हो गई। तब इसके सामने एक हाथ आ जाता है। सिस्टम कहता है कि होस्ट को रैबिट पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, अब क्या बात है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो और जब तुम सेटिस्फाई हो जाओ तो मुझे 5 स्टार रिव्यू देना मत भूलना। तभी मैंग्या वहां पर आ जाती है। वो कहती है यानमू क्या आपने खबर देखी। यानमू कहता है मैंग्या अभी मत अंदर आओ। वो अंदर घुस जाती है। वो कहती है ब्रदर यानमू मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सिस्टर फैंग ऐसी निकल जाएगी, मुझे लगा था कि आपकी कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या। मुझे माफ कर देना। वो अंदर देख लेती है कि उसके ऊपर सिस्टम बैठी हुई थी लेकिन उसे थोड़ी मालूम था वो सिस्टम है। वो तो सोच रही थी कि नई लड़की आ गई। यानमू कहता है तुम खड़ी क्यों नहीं होती मेरे से। सिस्टम रोते हुए कहती है होस्ट बहुत रूड है, जब मैं पहली बार आई थी खरगोश बनके तब तो तुम बहुत स्वीट थे और अब तुम मेरे ऊपर चला रहे हो। यानमू कहता है वो तो अच्छी बात हुई कि मैंग्याओ उसको बस झटका लगकर वो बेहोश हो गई। सिस्टम कहती है ठीक है मैं अभी रेडी कर देती हूँ। मैंग्याओ कहती है तुम कौन हो। वो कहती है मैं हूँ यानमू ब्रदर की सिस्टम, बस आज ही आई हूँ और तुम मुझे जायू कह सकती हो, प्लीज मेरा ख्याल रखना। मैंग्याओ कहती है ब्रदर यानमू ये क्या हो रहा है, मैं क्या सपना देख रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ फैंग फैमिली के अंदर फैंग की मॉम कहती है फैंग इन 2 दिनों में तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और हमने तुम्हारे छोटे भाई का जो ब्राइड प्राइस है उसे इकट्ठा कर लिया है। फैंग का भाई वहाँ पर वीडियो गेम खेल रहा था। वो कहता है इन 2 दिनों में यहाँ पर एक रिपोर्टर आया और हमने उनसे 1 मिलियन कमा लिए। लेकिन उसके बाद क्या। फैंग का फादर कहता है दैट्स राइट तुम ठीक हो, अभी हम माडोंग को
ब्यूरो भेज देंगे और उसके बाद जो हमारा ये पैसे कमाने का जरिया था वो भी चला जाएगा। और फैंग, तुम्हें अभी भी एक तरीका ढूंढना होगा, एक अमीर आदमी को ढूंढने का जो हमारी फैमिली का लॉन्ग टर्म प्लान बन सके। फैंग अपने मन में कहती है, आखिरकार मुझे क्यों ढूंढना एक अमीर आदमी, ये सब कुछ मेरी गलती क्यों है, मुझे से बहुत नफरत हो रही है। उसके पास एक ब्लैक सा कुछ था। वो कहता है, लिटिल गर्ल, एक डील करना चाहती हो? वो आवाज कहती है, मैं हूँ सू और मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली है और मैं तुम्हें देता हूँ एक विश। फैंग कहती है, आखिरकार इस दुनिया में एक भगवान कैसे हो सकता है, शायद मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। तभी वो एक शेडो सी बन जाती है। वो कहती है, मुझे मालूम है कि तुम्हें एकदम से बिलीव नहीं होगा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ एक डील कर रहा हूँ। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ सेटअप करा, तुम्हारा इस्तेमाल करा, लेकिन उसकी वजह से उसमें तुम्हारा बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। घर पर डांट, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? नफरत। फैंग कहती है, नफरत? वो कहता है, कम ऑन, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, मेरे टास्क को कंप्लीट करो और जो तुम्हें चाहिए है मैं तुम्हें दूंगा। फैंग कहती है, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने ज्यादा कि मैं काउंट भी ना कर पाऊं। फैंग का भाई कहता है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो, हमारी फैमिली के फ्यूचर के बारे में क्या, मुझे ऐसे कैसे घूर रही है, अगर तू इतनी ज्यादा यूजलेस ना होती तो हमारी फैमिली का ये हाल नहीं होता। फैंग की मोम कहती है, ठीक है फैंग, तुम्हारा भाई अभी भी छोटा है, उसके साथ गुस्सा मत करो, जो तुम्हारी मोम ने बताया है तुमने उसके बारे में सोचा? फैंग कहती है, मोम, तुमने बॉस के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढी नहीं? अगर ढूंढी है सारी मुझे बताओ, फैमिली की भलाई के लिए मुझे ये करना ही है। वो मोम कहती है, फैंग तुमने पता लगा लिया यानमो के घर पर? यानमो कहता है, तो ये हुआ। मैंगियाओ कहती है, इसका मतलब तुम टाइम और स्पेस से ट्रैवल करके आए हो। सिस्टम कहती है, ट्रैवल एक प्राइस पर आता है, जैसा कि तुम्हारे ब्रदर यानमो टाइम और स्पेस के वेज अनर बन गए हैं और वर्क प्रेशर बहुत हैवी है। यानमो कहता है, मैंगियाओ मुझे काम करने के लिए बाहर जाना है, हम बाद में मिलेंगे। मैंगियाओ कहती है, ब्रदर यानमो तुम कहाँ जा रहे हो? यानमो कहता है कि तुम किस बात के लिए पैनिक कर रही हो, मेरी एक अपॉइंटमेंट है मिस्टर टैंक के साथ। मैंगियाओ कहती है, ठीक है जल्दी आना। सिस्टम मैंगियाओ के गाल पर किस कर देती है और वो वहाँ पर सो गई। यानमो सिस्टम का हाथ पकड़ देता है। वो कहता है, ये तुमने क्या करा? सिस्टम कहती है, मैंने मैंगियाओ की जो मेमोरी है उसको मॉडिफाई कर दिया, अगर ऐसे ही ऑर्डिनरी लोग मेरे बारे में ज्यादा जानते रहेंगे तो ये बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। सिस्टम उसका एक सर्वाइवल पॉइंट काट लेती है। यानमो कहता है, और तुमने इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मेरे सर्वाइवल पॉइंट काट लिए। सिस्टम कहती है, तो क्या हुआ? एकदम से यानमो के हाथ पर दर्द हुआ, वो अपने हाथ को देखने लगा, आखिरकार ये क्या हुआ है? सिस्टम कहती है, वो लोग आ गए। सिस्टम स्टेबल नहीं है, ऑफ कोर्स उसके अंदर एक छोटा सा बग है। क्या हुआ, मीटिंग के लिए नहीं जाना? हर कोई इसे देखना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यानमो कहता है, मैं अकेला जाऊंगा, मेरा मिस्टर टैंक के साथ कुछ काम है। सिस्टम कहती है, अगर सिस्टम होस्ट से ज्यादा देर के लिए सिस्टम कहती है अगर होस्ट से सिस्टम ज्यादा दूर हो गई तो एकदम से उसके पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और मैं सोचता है अगर वो एकदम से पास आ गई तो मिस्टर टैंक हार्ट अटैक के कारण मर जाएगा। यानमो कहता है, ठीक है मैं हार मानता हूँ। वो सिस्टम खुश हो गई, लेकिन अपने मन में वो कहती है, ये सीड्स इतनी जल्दी कैसे आ गए? सीन कट होता है। यानमो कहता है, क्या हो गया? पता नहीं, तुम डिस्ट्रैक्टेड क्यों लग रही हो? सिस्टम कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, आखिरकार होस्ट की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या तुम्हें पिल्स की जरूरत है? यानमो कहता है, उस पिल्स की क्या जरूरत, ऑर्डिनरी लोगों के सामने उसकी कोई जरूरत नहीं है और कौन बिना मतलब के फाइट करेगा। सिस्टम कहती है, अगर तुम्हारा ओपोनेंट कोई ऑर्डिनरी पर्सन ना हो तो? तभी वहाँ पर वो मिस्टर टैंग आ जाता है। वो कहता है, मिस्टर यान सॉरी कुछ काम आ गया था। और उसके साथ था एक और लड़का लुईजी, वो 28 साल का था और वो ल्यू फैमिली का यंग मास्टर है। वो कहता है, क्या तुम्हारी यंग सिटी का लेवल है? यानमो कहता है, मिस्टर टैंग ये कौन है? यानमो पर मन में कहता है, ये लुईजी वैंग जान फैमिली का है जिसने अपने पिछली लाइफ के अंदर फेक वाइन बेची थी, ये टैंग के साथ कैसे आ गया? मिस्टर टैंग कहता है, ये है लुईजी वैंग फैमिली का। लुईजी कहता है, टैंग ये यंग मैन इतनी दूर से आया है तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए और तुम्हारा ये एटीट्यूड है। टैंग कहता है, मिस्टर लू मैंने कहा था कि मेरा कुछ काम है आज मुझे जो करना है, लेकिन तुम ही थे जो मेरे पीछे पीछे लग गए। यानमो कहता है, अरे तो मिस्टर लू है। हेलो मिस्टर लू, आपको और टैंक को एक साथ देखकर मुझे लगा कि आप ड्राइवर हैं। मिस्टर टैंक के ये बात सुनकर उसको गुस्सा आने लगा। वो कहता है, मैं और टैंक का ड्राइवर? अगर तू चाहता है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ तेरी कब्र खोदने में। यानमो कहता है, ओ मिस्टर लू आप तो एम्बैरेस हो गए, ये तो बस एक गलती थी। लुईजी कहता है, हाँ तुम्हारे जैसे लोगों ने आजकल दुनिया कहाँ देखी अभी तक। सिस्टम अपने मन में कहती है, क्या ये लुईजी का जो लक है उसे अब्सॉर्ब कर रहा है? सिस्टम यानमो के हाथ को पकड़ देती है। वो कहती है, मिस्टर यान अभी तक हमने कार नहीं देखी, आपने कहा था कि आज रात मेरे साथ आपने कहा था कि आप मेरे साथ मूवीज देखने के लिए चलेंगे आज। यानमो कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था। मिस्टर टैंक क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? टैंक कहता है, ऑफ कोर्स मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। टैंक कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारी और मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो लोग वहाँ से जाने लगे। और पीछे लुईजी वो कहता है, क्या बस ऐसे मेरे सामने चले जाओगे? तुम लोग हो ही अनक्वालिफाइड। टैंक कहता है, मिस्टर लू जान सिटी बहुत ज्यादा छोटी है, आपको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लुईजी कहता है, टैंक तुम्हारी इतनी हिम्मत इस यंग मैन को यहाँ से दफा करने के लिए कह रहे हो? ये यंग मैन चाहता है कि टैंक फैमिली गायब हो जाए, क्या एक रात काफी होगी इसके लिए? यानमो उसके पास आता है और कहता है, वो तुमने डिसाइड करोगे आखिरकार इस सिटी के अंदर क्या हो रहा है। वो उसके कान के पास जाकर कहता है, अगर ये बात बाहर फैल गई कि तुम लोग लुई फैमिली वाले फेक वाइन बनाते हो तो क्या होगा? लू फैमिली के साथ क्या होगा? लुईजी कहता है, तुम्हें कैसे मालूम? यानमो कहता है, अगर तुम चाहते हो कि लोगों को ये बात पता चले पहले तुम्हें ये खुद करना चाहिए। मिस्टर टैंक कहता है, मिस्टर यान आपको कौन सी कार खरीदनी है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यानमो कहता है, वो कार अच्छी है लेकिन मैं और देखना चाहता हूँ। वो लुईजी अपने मन में कहता है, वेरी वेल यानमो मैं इस दुनिया से तुझे साइलेंटली गायब कर दूंगा। सीन कट होता है। यानमो कहता है, मिस्टर टैंक आपकी मदद के लिए आज थैंक यू। मिस्टर टैंक कहता है, अगर तुम नहीं होते तो लुईजी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, तुमको केयरफुल रहना होगा। वो बहुत ज्यादा चालाक आदमी है और उसके जो पुराने कई सारे ओपोनेंट्स थे एकदम से गायब हो गए। यानमो कहता है, ठीक है। टैंक कहता है, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ और मैं नेबुला कोऑपरेशन के बारे में सोचूंगा, तुम लोग मूवीज देखो मैं जा रहा हूँ। सिस्टम कहती है, होस्ट कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हें साफ साफ बता देनी है। सीड्स ने
इस दुनिया में आना शुरू कर दिया है। यानमू कहता है सीड्स, सिस्टम कहती है सीड्स चीजें होती हैं दूसरे टाइम और स्पेस से जो ह्यूमन बींग्स को स्पेशल एबिलिटीज देती है, और ये जो तुम्हारे पास एबिलिटीज है उन्हीं की जैसी है। यानमू कहता है एबिलिटी, इससे क्या होगा, साफ साफ बताओ। सिस्टम कहती है जो ये सीड है बाद में जाकर लॉर्ड ऑफ टाइम बन जाएंगे और कम्पीट करेंगे और ये दुनिया एक बैटलफील्ड बन जाएगी। यानमू कहता है एक मास्टरलेस स्पेस टाइम। क्या इसका मतलब जो मेन गॉड इनहेरिटेंस मुझे मिली है वो ओरिजिनली गॉड ऑफ ये टाइम और स्पेस की है? सिस्टम कहती है हाँ, जो मेन गॉड है वो गायब हो गया है टाइम और स्पेस को रिपेयर करने के बाद, लेकिन फिर भी वहाँ पर कई सारे क्रैक रह गए हैं जिनके अंदर से सीड आ गए हैं, और इसका मतलब है कि सर्वाइवल पॉइंट काफी नहीं है उन्हें स्टेबल रखने के लिए। और वो लुइजी, उसके पास एक सीड पैरासाइट है और वो होस्ट के लक को अब्सॉर्ब कर रहा था जब तुम उसके साथ हाथ मिला रहे थे, और मुझे डर है तुम्हारा जो लक है वो बैड लक बन जाएगा। फिर उसे एक फोन आता है, वो अपने मन में कहता है आखिरकार ये डैड मुझे फोन क्यों कर रहा है इतनी रात को, क्या उनको ये बात पता चल गई कि मैंने फैंग के साथ ब्रेकअप कर लिया? वो कहता है डैड, उसका डैड कहता है यानमू तुम्हारी माँ और आज मैं घर पर हूँ, हमारे घर पर गेस्ट आए हुए हैं, तुम कब आने वाले हो? यानमू कहता है अभी भी मैं काम करके हटा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। यानमू के घर के नीचे यानमू कहता है डैड मैं आ गया। यानमू का डैड कहता है तुम्हारे पास ये खरगोश कहाँ से आया? यानमू कहता है मुझे रास्ते में मिल गया था, मुझे लगा कि ये क्यूट है इसलिए मैं ले आया। यानमू सोचता है अच्छा हुआ ये खरगोश बन गई, नहीं तो मुझे मॉम डैड को समझाना मुश्किल हो जाता। तब एक लड़की कहती है वाओ व्हाट अ क्यूट रैबिट, डैड मुझे ये रैबिट चाहिए। यानमू अपने मन में कहता है अच्छा तो ये लोग आए हैं मेरी पिछली लाइफ के अंदर, ये इवेंट कई महीनों आगे जाकर होने वाला था। ये यानमू का सेकंड अंकल है यन जुआंज। वो कहता है यानमू लॉन्ग टाइम नो सी, तुम तो और ज्यादा एनर्जेटिक होते जा रहे हो। और ये है यानमू की मदर। वो कहती है यानमू क्या तुम्हें याद है ये तुम्हारे सेकंड अंकल है और ये है तुम्हारी यंगर सिस्टर सेकंड अंकल की। यानमू कहता है पता नहीं क्यों मुझे सेकंड अंकल याद नहीं आ रहे हैं। यानमू अपने मन में कहता है क्या जो मेरे डैड है लॉटरी जीत गए इसलिए ये आ गए हैं? वो अंकल कहता है यानमू तुम अच्छे हो और अब तो ये लग्जरीज कार भी चलाने लग गया है, अभी भी मैंने देखा विंडो से। यानमू कहता है नहीं मैं तो बस एक स्मॉल एम्प्लॉय हूँ, लीडर ने मुझे ये गाड़ी चलाने को दी है और कल मैं ये गाड़ी वापस कराऊंगा। अंकल कहता है यस ऐसा लगता है कि तुम्हारे लीडर्स हैं बोसदा वेरी ऑप्टिमिस्टिक हैं तुम्हारे बारे में, इसलिए तो उन लोगों ने तुम्हें ये कार दी इतनी अच्छी। यानमू मैंने किसी से सुना है कुछ दिन पहले कि तुम और जो नबुला ग्रुप का बॉस है एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो, तुम उसे जानते हो? यानमू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो कुछ काम रिलेटेड था। अंकल कहता है इतने बड़े ग्रुप के बॉस के साथ ऐसे बात कर रहे हो, मतलब यानमू तुम्हारा फ्यूचर बोसदा ब्राइट होने वाला है। अगर सच कहूँ मैं यहाँ पर आज किसी और काम से आया था। यानमू का डैड कहता है कहो ना क्या कहना है, घबराओ मत हम सब रिश्तेदार ही तो हैं। वो अंकल कहता है ये अच्छी खबर है, एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आया है और मुझे लगता है कि वो सारे के सारे रिलेटिव्स हैं यानमू और जो लार्ज कंपनीज है इनके साथ बिजनेस कर रही है, और इसलिए मैं ये बात मैं पहले बता रहा हूँ। वो छोटी बच्ची सिस्टम को पकड़ पकड़ कर खींच रही थी। वो डैड कहता है यानमू का इन्वेस्टमेंट, लेकिन तुम्हें तो मालूम है हमारी फैमिली की कंडीशन कैसी है, रहने दो। वो अंकल कहता है ब्रदर चिंता मत करिए, आपको बस 1 लाख या फिर 1.5 लाख लगाना है 1 महीने के अंदर, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, हमने खुद ट्राई कर रखा है। यानमू का डैड कहता है तुम भी तो पैसे कमाती हो, क्यों ना हम इसके अंदर 20,000 ट्राई करें? वो अंकल कहता है इतना काफी नहीं है, क्या अभी भी आपको लॉटरी नहीं मिली भाई, और इन्वेस्ट करो, मैं हूँ ना, मैं एक गारंटी हूँ और जल्द ही तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। यानमू का डैड कुछ कहने लगता है लेकिन वो अंकल बात बीच में टाल देता है। फिर वो यानमू की तरफ मुड़कर कहता है यानमू तुम ही अपने पेरेंट्स को मनाओ, हमारा प्रोजेक्ट बुजदा कॉम्पिटिटिव है। यानमू कहता मनाओ, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम इस आइडिया को भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ से चले जाओ। वो अंकल गुस्से में कहता है मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़िया है और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? यानमू का डैड कहता है आखिरकार तुम अपने सेकंड अंकल के साथ यानमू ऐसे इस एटीट्यूड के साथ कैसे बात कर सकते हो? वो अंकल कहता है यू बच्चे मैं तुम्हें एक पैसा कमाने का तरीका दिखा रहा हूँ, अगर तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो क्या हुआ, तो तुम ऐसे लोगों को बाहर फेंकाओगे? यानमू का डैड कहता है हमने कहा हम वोट करेंगे, आप चिंता मत करिए हम जरूर करेंगे। यानमू कहता है डैड अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे, रिश्तेदार जिनके साथ आपने 10 सालों से बात नहीं करी वो एकदम से आकर हमारे बारे में सोचेंगे। वो अंकल जोर से अपने हाथ को टेबल पर मारता है। वो कहता है यानमू अगर तुम हमारी फैमिली के ना होते, छोड़ो अगर हमारे पास इतने पैसे होते इस टाइम पर तो मैं खुद सारे पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट कर देता, तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत थी, तुम तो अपनी पूरी जिंदगी के लिए गरीब ही रहोगे और गरीब ही मर जाओगे। यानमू कहता है वेल तो बताओ हमें तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ, तुमने कौन से इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसे लगाए जिसकी वजह से तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर तुम हमें नहीं बता सकते तो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। वो अंकल कहता तो है फिर चुप हो जाता है। फिर कहता है हमारी फैमिली के मामले हैं, हमें बाहर नहीं बताना चाहिए, और रही बात प्रोजेक्ट की ये सिर्फ एक इंटरनल सीक्रेट है, अगर तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना। यानमू कहता है और कुछ नहीं कहना तो मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ। यन जुइजी उसने अपने स्मॉल बॉस की गर्लफ्रेंड को बुली करा और अब तुम्हें 3 लाख रुपए देने हैं उसको इस मामले को सेटल करने के लिए, नहीं तो यानमू मारा जाएगा है ना? वो अंकल कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम? यानमू का डैड कहता है भाई क्या यही बात है? तभी उसकी जो बेटी थी वो रोने लगती है और कहती है डैड इस रैबिट ने मुझे बुली करा। वो अंकल खड़ा होता और कहता है तुम ठीक हो? वो लड़की रोते रोते चिल्लाते हुए कहती है डैड इस रैबिट को खत्म कर दो, मुझे रैबिट मीट खाना है। वो अंकल सिस्टम की तरफ बढ़ने लगा। वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे चाइल्ड को बुली करा, मैं तुझे ले जाकर तेरा रैबिट मीट इसको खिलाऊंगा। जैसे वो पास आता है सिस्टम उसे अपने पंजों से खरोंच मार देता है। वो कहता है इसने मुझे मारा, तू तो बचेगा नहीं। यानमू कहता है ये रैबिट बोसदा स्पिरिचुअल है और मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम इसके साथ पंगा मत लो, और ये बहुत फनी बात है कि तुम गुस्सा हो जाओगे अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले। वो अंकल अपने बेटे को वहाँ से लेकर जाने लगा और जाते हुए कहता है तुम लोग एक गरीब वाली जिंदगी डिजर्व करते हो, अपनी पूरी जिंदगी के लिए मजदूरी करते
आते रहोगे। येनमू कहता है अंकल टेक केयर। येनमू का डैड कहता है मैंने सच्ची में ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, मुझे नहीं मालूम आखिरकार लोगों के बारे में कैसे जाना जाए। येनमू की माँ कहती है तुम सही कह रहे हो, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हम बूढ़े हो गए हैं और कंफ्यूज भी। येनमू कहता है इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं होता, अगर कोई फ्री का बांटे तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। और जब भी पैसे देने की बात आए उसमें ज्यादा केयरफुल रहना। जब भी पैसा लिया जाता है तो अपने फायदे के लिए, ना कि दूसरों के। फैंग के घर पर फैंग कहती है मोम 3 लाख पहले आपके अकाउंट में सेंड कर दिए गए हैं। फैंग की मोम कहती है आज जो तुम्हारा भाई है उसने कार खरीदने के लिए पैसे ले गए हैं और मैंने उसको इतना खुश बड़े लंबे वक्त में देखा नहीं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। फैंग कहती है मुझे एक स्मॉल बॉस मिला जो यंग था और अमीर भी, उसके पास 2 अपार्टमेंट थे ब्लू वेटर बे में। उसने कहा कि हमारी फैमिली वहाँ पर रह सकती है बिना किराए के। फैंग की मोम कहती है अच्छा क्या ये वो वही है लिस्ट में जो लिस्ट मैंने तुम्हें दी थी, अब आखिरकार हमारी फैमिली को इस शिटी घर में रहने की जरूरत नहीं। मुझे ये बात जल्द ही तुम्हारे फादर को बतानी होगी, इतनी अच्छी खबर। फैंग क्या ही बढ़िया काम करा। फैंग अपने कमरे में चली गई। तभी वो ब्लैक शैडो से कहती है इस तरीके से हम डील करेंगे, आसान है ना। फैंग सोचने लगती है जिसके साथ वो बेटी थी वो बंदा कहता है मिस फैंग आप तो बहुत ज्यादा जेनरस है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जितना मैंने सोचा था। वो शैडो कहती है कि तुम्हें इसके पास बैठना है और कुछ नहीं करना। और तभी उस शैडो के कंट्रोल में आते हुए वो बंदा कहता है मैं मिस फैंग के साथ बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो चुका हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं और ये है 3 लाख एक गिफ्ट के रूप में तुम्हारी फैमिली के लिए। वो शैडो कहती है कैसा लगा, क्या तुम इसे और कंटिन्यू करना चाहती हो। फैंग कहती है ऑफ कोर्स। फैंग अपने मन में कहती है मेरी फैमिली को पैसों की जरूरत है और मैं ये लगातार करने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ फिडेलिटी बिल्डिंग ऑफिस के अंदर फैंग बैठा हुआ था। तभी कोंग आता है, वो कहता है मिस्टर एन जो हमारी कंस्ट्रक्शन है ईस्टर्न लैंड के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। मिस्टर एन ये कौन। सिस्टम कहती है हेलो। येन कहता है ये मेरी न्यूली रिक्रूटेड सेक्रेटरी है। और कुछ कोंग कहता है कोई मार्डोंग की कंपनी को 100 मिलियन में खरीदना चाहता है और मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। येनमो अपने मन में कहता है मार्डोंग की कंपनी जियान सिटी के सेंटर के अंदर लोकेटेड है और कोई भी बिडिंग नहीं करने वाला ऑक्शन के अंदर, लेकिन अभी कोई आ गया है जो उस कंपनी को खरीदना चाहता है इतने ज्यादा हाई प्राइस के ऊपर। येनमो कहता है मैं इस मामले को तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, हालांकि अभी तो वहाँ पर बस सिटी सेंटर है लेकिन कुछ सालों के बाद ये जरूरी नहीं है। येनमो अपने मन में कहता है कुछ सालों के बाद वहाँ पर जो हीट है कम हो जाएगी और अभी मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ उससे। कोंग कहता है ठीक है मिस्टर येन। और हाँ जो ब्लैक मार्केट है उसके अंदर एक खबर रिलीज हुई है, आज एक ऑक्शन होने वाला है। येनमो कहता है ऑक्शन। कोंग कहता है ऑक्शन है मेनली जो फैंग शू ट्रेजर है उसके बारे में और कुछ तरीके जिससे पैसे कमाए जा सके, लेकिन मेरे पास इतने फंड नहीं है, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। येनमो कहता है ठीक है मैं समझ गया। ये ब्लैक मार्केट कहाँ है, कहाँ पर। ताई स्ट्रीट पे। येनमो कहता है ये कमर्शियल स्ट्रीट से ज्यादा कुछ अलग नहीं है, क्या एक ब्लैक मार्केट यहाँ पर होगी। सिस्टम कहती है मैं शॉपिंग के लिए बड़े वक्त से निकली नहीं हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा शॉपिंग करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा सा आ जाता है, वो कहता है तुम दोनों यहाँ पर ऑक्शन के लिए आए हो है ना। येनमो कहता है तुम्हें कैसे मालूम। वो कहता है यहाँ की हर एक दुकान में ब्लैक मार्केट की एंट्रेंस है और इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए हैं वो सारे के सारे खाली हैं और अगर तुम दोनों ब्लैक मार्केट की तरफ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ और तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ जो तुम्हारे काम आ सकती है, जो तुम्हें अभी तक मिली नहीं हो। येनमो कहता है ब्लैक मार्केट। वो कहता है ये है ब्लैक मार्केट जिनचन वेंगजिन और यानजिन के अंदर। ये है तीनों सिटीज का इंटरसेक्शन अंडरग्राउंड। यहाँ पर होती है गैम्बलिंग, टोन्स, एंटिक्स और भी कई सारी चीजें। येनमो कहता है मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर इतना ज्यादा अंडरग्राउंड जगह होगी। फिर वो कहता है मेरा बस यहीं तक काम था और ऑक्शन हाउस शाम तक खुलने वाला नहीं है। 2000। येनमो रोते हुए अपने पैसे उसको देने लगा। वो अपने मन में कहता है ये ब्लैक मार्केट सच्ची में ठगने वाली जगह है, यहाँ पर ऑर्डिनरी लोग ऐसे वैसे नहीं आ सकते हैं। वो अपने पैसे गिनते हुए कहता है मैंने देखा कि तुम कितने ज्यादा क्विक पर्सन हो, मांगते ही पैसे दे दिए और ये ओल्ड मैन तुम्हें सजेस्ट करेगा कि तुम पहले गैम्बलिंग स्टोन के पास जाओ ताकि तुम इस ब्लैक मार्केट से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ और जब तुम ऑक्शन के लिए जाओ तो किसी को पैसे देकर पहले इंट्रोड्यूसर को बात कर लो। ठीक है मैं जाता हूँ। सिस्टम कहती है पोस्ट यहाँ पर जो सीड्स हैं उनका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। येनमो कहता है ये ब्लैक मार्केट सब कुछ पैसे के बारे में है, फुल ऑफ ह्यूमन डिजायर, पैसे के लिए। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि सीड्स यहाँ पर है। सिस्टम अपने मन में कहती है ऐसा लगता है कि जो सीड्स हैं कुछ जल्दी ही ग्रो हो रहे हैं। तभी वहाँ पर कोई कहता है मास्टर गैम्बलर क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कौन सा पीस चूज करेंगे, तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही धोखा देते हो। वहाँ पर एक बंदा था, वो अपने मन में कहता है ये दोनों पत्थर एक ही वेट के हैं, एक ही शेप है, एक ही मटेरियल, कौन सा चूज करूं। वही दूसरा बंदा वो कहता है जल्दी चूज करो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अगर तुम जीते नहीं तुम्हारी जाओ फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी बचेगा नहीं। येनमो अपने मन में कहता है ये है स्किल जनरेटिंग वेल्थ की और मैं तो देख कर भी बता सकता हूँ आखिरकार कौन सा स्टोन चूज करना है। वो लाल वाला जो ग्लो कर रहा है और वो बंदा वही स्टोन को उठा लेता है घबराते हुए। और वो दूसरा बंदा जो उसके सामने बैठा था वो कहता है सभी लोग यंग मास्टर जाओ फैमिली के, उन्होंने एक स्टोन चूज कर लिया है, आओ आओ बेट लगाओ, 1 का 10, 1 का 10 खरीदो या जाओ। वो लोग वहाँ पर अपने अपने पैसे निकालकर दाव लगाने लगे। वो कहता है ये लड़का जरूर जीतेगा, लुई फैमिली का। और ये जाओ फैमिली का एक बार भी नहीं हारा अब तक, लगातार 2 महीने से हारते जा रहा है, पूरी की पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी लूज कर दी। ये बंदा कहता है लुई फैमिली उसके पहले से ही 2 लाख हो चुके हैं, क्या कोई और है जो बेट लगाना चाहता है, 1 का 10, 1 का 10। ये बंदा अपने मन में कहता है जाओ फैमिली के पास बस 2 मिलियन बचे हैं और अगर मैं हार गया तो डैड। वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है, कोई भी और बेट नहीं करना चाहता तो लुई फैमिली के हो चुके हैं 3 लाख। वो बंदा अपने मन में कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी फैमिली को नहीं बचा सकता। वो बहुत ज्यादा घबराने लगा। तभी येनमो कहता है मैं लगाता हूँ 3 लाख जाओ फैमिली पर। वो बंदा ये बात देखकर शॉक हो गया और ये भी कहता है क्या कहा तुमने, अगर जाओ फैमिली हार गई तो तुम्हें इसके बदले 3 मिलियन देने होंगे जो उसे देने हैं। येनमो कहता है 3 मिलियन, मेरे लिए 3 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है
और किसी ने भी इसके ऊपर बैट नहीं लगाई, मैंने बस ऐसे लगा दी। तुम्हें क्या है, चलो देखते हैं किसके हाथ में कौन सा स्टोन है। वो बंदा अपने मन में कहता है यहाँ पूरी की पूरी जो ब्लैक मार्केट है उसको अच्छे से मालूम है कि जो दो पत्थर एक जैसे दिखते हैं जिनका एक समान वजन है, कोई भी न्यूबी ये देखकर बता नहीं सकता है कि कौन से में रूबी निकलने वाला है और जाओ फिर से हारने वाला है, ये तो पक्का ही है। तभी वो बंदा जाओ कहता है सर क्या आप ठीक तो हैं, इसने चीटिंग करी है, ये सारे सारे पत्थर पहले से ही निशान लगा दिए गए हैं और ये पहले ही देख के बता देता है। मुझे लगता है कि आपने ये अच्छा काम किया। यानमू कहता है तुम्हें क्यों डर रहे हो, हारूंगा तो मैं हारूंगा और जीतूंगा तो बड़ा जीतूंगा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तो घबरा रहा था कहीं मुझे कहीं पर बैठ करने की जगह ना मिले, मिल गई तो मैंने कर दी। चलो चलते हैं। वो उस पत्थर को ले जाते हैं और पत्थर चेक करने वाला कहता है ये शायद मीडियम जैस्पर है और इसका प्राइस कम से कम 5 लाख है। दूसरा वाला कहता है ठीक है अब दूसरा पत्थर निकालो मास्टर जाओ का, जिसके ऊपर 3 लाख लगे हैं, इसको ध्यान से केयरफुली काटो। काटने वाला कहता है ठीक है देखते हैं। लेडी पैसे निकाल लो, ये बंदा तो हार ही चुका है। सिस्टम कहती है हारा या नहीं देखते रहो। वो काटने वाला कहता है यहाँ पर अंदर कुछ है। ये बात सुनकर वो बंदा घबरा गया। वो बंदा कहता है ये तो पिजन ब्लड रेड है। और दूसरा बंदा कहने लगता है कैसे कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और वही जिसका ये पत्थर था वो कहता है पिजन ब्लड रेड। यानमू भी कहता है ये क्या है। सिस्टम कहती है पिजन ब्लड रेड बेस्ट क्वालिटी का रूबी होता है और ये बहुत ज्यादा कम पाए जाते हैं, इसलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस शुरू ही 1 मिलियन से होता है। और जो बंदा था जायू वो कहता है ये लेडी सही कह रही है और इस पिजन ब्लड रेड की बहुत ज्यादा हाई कीमत है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि छोटा सा है, इसके दाम तो हाई प्राइस छू जाएंगे। पीछे जो लोग थे जिन्होंने उसके खिलाफ पैसे लगाए थे वो लोग कहने लगते हैं अरे नहीं हमारा बड़ा नुकसान हो गया, ये प्रिंस जाओ मास्टर ऑफ गैम्बलिंग स्टोन्स का हकदार होता है, हम बहुत सारे पैसे हार गए। और वही जो सेलर था वो यानमू की तरफ गुस्से में देख रहा था। वो अपने मन में कहता है लिटिल बॉय मैं इस बात को भूलूंगा नहीं। यानमू को उसके पैसे मिल गए। यानमू कहता है इस स्किल की मदद से मुझे लगता है कि मुझे ब्लैक मार्केट में और ज्यादा आना चाहिए क्योंकि मुझे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सिस्टम कहती है चलो आज रात खाने के लिए चलते हैं। तभी पीछे से वही जाओ आता है। वो कहता है सर रुकिए। यानमू कहता है तुम ये तो तुम हो, क्या हुआ। वो कहता है मेरा नाम जाओ चैंग है और अगर आप लोग ऑक्शन जा रहे हैं तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। जाओ कहता सॉरी मैं भूल गया था कि आप ब्लैक मार्केट से नहीं है इसलिए आप मुझे जानते नहीं होंगे। यानमू कहता है हेलो मिस्टर जायो मेरा नाम है यानमू और मैं ब्लैक मार्केट में नया आया हूँ, ज्यादा देर नहीं करनी है चलो चलते हैं, कहाँ है रास्ता। वो कहता है ओके मिस्टर यान मैं भी अपने रूबी को ऑक्शन में ले जा रहा हूँ, आज एक ऑक्शन होने वाला है और सब चीजों का ख्याल मैं रख लूंगा। यानमू अपने मन में कहता है पहले इसको लोग मास्टर ऑफ गैम्बलिंग स्टोन्स कह रहे थे लेकिन मुझे लगता है कि यंग मास्टर इसकी आइडेंटिटी कोई सिंपल नहीं है। ऑक्शन में वो लोग वीआईपी हाउस में चले गए। जाओ कहता है मिस्टर यान मेरे अंदर बिलीव करने के लिए थैंक यू। यानमू कहता है कोई बात नहीं, तुम देखने में कोई फ्रॉड नहीं लग रहे थे। जाओ कहता है फॉर्चुनेटली मेरे पास ये ब्लैक कार्ड है, नहीं तो मैं इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं होता। यानमू कहता कैसे। वो कहता है ये ऑक्शन बस पर्सन की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करता है और इस पूरी ब्लैक मार्केट के अंदर बस 3 ही कार्ड चलते हैं और वो दिखाते हैं उस बंदे की पावर, आखिरकार उस ब्लैक मार्केट में कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये ऑक्शन लाइसेंस करता है ब्लैक कार्ड लोगों को ताकि वो अंदर बाहर जब मर्जी आ जा सके। और इस ब्लैक मार्केट के अंदर 3 मेजर फोर्सेस हैं जिनमें से एक ऑक्शन हाउस है, एक मिस्टीरियस फोर्स और दूसरी है जनरेशन ऑफ जाओ फैमिली। लेकिन एकदम से कुछ 2 सालों में जो लिल फैमिली है उन्होंने अपना कब्जा ब्लैक मार्केट में जमाना चालू कर दिया। जाओ फैमिली ने लियो फैमिली की मदद करी लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जाओ फैमिली उनकी ये सिचुएशन तक ऐसी हालत कर देगी। सिस्टम कहती है कि तुम वांगजिंग के यंग मास्टर ल्यूजी के बारे में बात कर रहे हो। जाओ कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। यानमू कहता है नहीं मैं बस उसे एक बार मिला था। तभी वहाँ पर ऑक्शन हाउस वाले आ जाती है। वो कहती है मिस्टर जाओ तुम्हारा रूबी प्रेस कर दिया गया है, उसका कलर बहुत एक्सीलेंट है और स्टार्टिंग प्राइस होगी उसकी 5 मिलियन। तुम्हें कंफर्म करने के लिए दोबारा अप्रेस करवाना है। जाओ कहता है नहीं मैं खुद ही ऑक्शन हाउस आऊंगा, मेरे लिए एक बॉक्स रिजर्व कर देना। जाओ अपने मन में कहता है स्टार्टिंग प्राइस ही 5 मिलियन है तो सेल प्राइस कम से कम 100 मिलियन तो हो जाएगी। जाओ फैमिली के पास एक आशा है। ऑक्शन के अंदर बोली लगना चालू हो जाती है। ये लेडी कहती है ये है मिंग डायनेस्टी का ब्लू एंड व्हाइट वेस और ये वेस कई सालों से मिलिट्री ऑफिशियल से एक दूसरे को आगे दिया गया है और स्टार्टिंग बिड है 20,000। जाओ कहता है मिस्टर यान मुझे लगता है कि आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं। यानमू कहता है वेल मैं इस ब्लैक मार्केट में खाली अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए आया हूँ और बाय द वे अगर मुझे कुछ ऑक्शन में अच्छी चीज मिलेगी तो मैं ले लूंगा। जाओ कहता है लेकिन आज इन चीजों को छोड़कर सिर्फ मेरी रूबी है वही इंटरेस्टेड है। तभी कोई हथौड़ा बता देता है 3 लाख मिंग डायनेस्टी ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन बिक गया। यानमू कहता है ये चीजें थोड़ा ब्लैक एयर में कवर्ड है और इनको लेना बस बुरी बात है। दूसरी चीज आती है एंकर कहती है लेडीज एंड जेंटलमैन अब आने वाली है एक ऐसी चीज जिसको ब्लैक मार्केट में कई सालों से देखा नहीं गया, पिजन ब्लड रेड। हमने इसकी अच्छे से अप्रेजल कर रखी है और ये रूबी बहुत हाई क्वालिटी का है, डेफिनेटली अ टॉप चॉइस सभी कैरेक्टर्स के लिए और इसकी स्टार्टिंग बिड है 5 मिलियन। फिर वही बंदा जिसने ये रूबी भेजा था वो कहता है मिस्टर ली ये वो रूबी जो जाओ चैंग को आज मिला था उसकी प्राइस बढ़ने लगी 10 मिलियन 30 मिलियन। ल्यूजी कहता है कोई बात नहीं, ओल्ड मैन ने इसकी फोटो देख ली है और उसे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, इसे तो मैं ही लूंगा। वो बंदा कहता है लुई यंग मास्टर लुई अगर इसको ओल्ड मैन चाहते हैं तो मैं जाओ चैंग के पास जाकर इसको ले आ सकता हूँ। तभी लुईजी बोली लगा देता है 60 मिलियन। यानमू देखता है तो लुईजी है। वहाँ पर जो लोग थे वो कहने लगते कि ये तो लुईजी आ गया, उसने बोली लगा दी, इसका मतलब जो ये जेम है बिलियनों का वर्थ करता है। तभी यानमू वहाँ पर 70 मिलियन बोली लगा देता है। जाओ कहता है मिस्टर यान आप लुईजी से कुछ भी छीन नहीं सकते हैं, वो ऐसा ही है। सिस्टम कहती है कोई बात नहीं तुम बस देखते जाओ। जाओ कहता है लेकिन लुईजी अपने मन में कहता है ये तो वही है ना गरीब यानमू जो जियांचैन में मिला था, ये ब्लैक मार्केट में क्या कर रहा है। वो बंदा उसको कहता है मिस्टर लू ये वही है जिसने 3
3 लाख जाओ चैंग पर लगाए थे आज। लुईजी 80 मिलियन की बोली लगा देता है। वो अपने मन में कहता है ये बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ खेलना चाहता है, आ जाओ खेलते हैं। जाओ कहता है लुईजी वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला है और वो कभी भी हार नहीं मानेगा जब तक उसका जो गोल है अचीव नहीं हो जाता। और मुझे पक्का यकीन है कि वो इस जैम को लेकर रहेगा, चाहे उसके अंदर कितने पैसे लग जाए या फिर कुछ भी करना पड़े। यानमो कहता है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, 180 मिलियन। लुईजी ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा होने लगा। कहता है ये बच्चा देखने में गरीब है, लेकिन इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए बोली लगाने के लिए। एंकर कहती है पिजन ब्लड रूबी 180 मिलियन 1, 180 मिलियन 2। लुईजी कहता है 300 मिलियन। उसका साथी कहता है मिस्टर लुई हमारे पास इतना पैसा नहीं है। यानमो कहता है मिस्टर लुई आप तो बहुत करेजियस हैं। वो लोग लगा लेते हैं 400, 500, 600, 700 मिलियन, 800 मिलियन। और जाओ ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है इस रूबी का एक्चुअल प्राइस उससे तो कहीं ज्यादा आगे ये पहुंच चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये रुकेगा कब। लुईजी कहता है 1.2 बिलियन और दिखा हिम्मत और करेगा बिड। एंकर कहती है 1.2 बिलियन वंस। यानमो कहता है मिस्टर लुई आप तो अमीर हैं और जेनरस भी, ये रूबी आपका है। एंकर कहती है 1.2 बिलियन 2, 1.2 बिलियन 3 बिक गया। वो बंदा कहता है लुई यंग मास्टर लुई हमारे पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए। लुईजी कहता है घबरा क्यों रहा है, मैंने कब कहा कि मैं पैसे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ लुईजी गुस्से में किसी बंदे को कहता है क्या मैंने कब कहा, मेरा अकाउंट को ट्रांसफर कर दो। वो बंदा कहता है मिस्टर लुई जो ट्रांसफर हुआ है वो 1.2 मिलियन है, क्यों ना आप इसे दोबारा से कंफर्म कर लें। अगर आप पैसे देने के लिए मना करेंगे तो यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग जो लुई फैमिली है उसे ब्लैक मार्केट से एक्सपेल कर दिया जाएगा। लुईजी अपने मन में कहता है ऑब्वियसली ये हर बार काम करता था, आज क्यों नहीं कर रहा। तब इसके पीछे एक ब्लैक ओरा सा था शैडो। वो कहता है जिसके साथ आज तुम बीटिंग कर रहे थे वो तुमसे एक हायर लेवल पर है और इसी वजह से मैं अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। यानी लुईजी इसी शैडो की मदद से सब कुछ काम कर रहा था। वो शैडो कहता है लेकिन मैं से गॉड एम्परर की ब्रेथ को सेंस नहीं कर पा रहा, शायद वो बहुत ज्यादा कमजोर है और हम उसे ठिकाने भी लगा सकते हैं। वो बंदा कहता है मिस्टर लुई यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है और आपके पास 3 दिन है उसे भरने के लिए, तब तक आपको ये रूबी मिलेगा नहीं, हम संभाल कर रखेंगे। लुईजी कहता है वेल लगता है आज मेरे बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, 2 दिनों में आकर रूबी ले जाता हूँ ब्लैक मार्केट स्ट्रीट में। जाओ कहता है थैंक यू मिस्टर यान, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। यानमो कहता है मेरा बस थोड़ा सा पंगा है लुईजी के साथ और कुछ नहीं। जाओ कहता है लेकिन जो लुईजी है वो बिडिंग तो बहुत ज्यादा लगा देता है लेकिन बाद में थोड़े से पैसे दे देता है ऑक्शन हाउस को, उसने कई बार ऐसा कर रखा है। यानमो कहता है ऐसी भी कोई चीज होती है। जाओ कहता है हाँ, लेकिन किसी ने अभी तक ये डिस्कवर नहीं करा था और उसने हमारी जाओ फैमिली को भी ऐसे ही धोखा दिया है। तभी लुईजी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है यंग मास्टर जाओ आपकी तो बड़ी अच्छी नजर है लेकिन इसके पास कुछ ज्यादा एबिलिटी नहीं है। जाओ कहता है लुईजी कहता है यानमो क्या तुम्हें टैंग ने ये बताया नहीं कि जो लोग मेरे अगेंस्ट जाते हैं गायब हो जाते हैं। जाओ कहता है मिस्टर यान आप थोड़ा पीछे हट जाइए, लुईजी सच्ची में लोगों को गायब कर सकता है। यानमो जाओ कहता है तुम मेरे पीछे खड़ा हो और चिंता मत कर। जाओ कहता है लेकिन सिस्टम कहती है मिस्टर जाओ आप इसको उस पर ही छोड़ दीजिए। सिस्टम अपने मन में कहती है इस सीड के ओरे को देखकर लगता है कि ये वीक ओरा है और ये होस्ट को ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा कंसर्न रहना होगा। वो लुईजी यानमो को मारने लगा। वो कहता है वो तू है जिसने इस यंग मैन को प्रोवोक करा। उसे मुक्का मारने लगा लेकिन यानमो उसको पहले मुक्का मार देता है। वो कहता है व्हाट अ नॉनसेंस। मुक्का मारने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना गायब हो गए। सिस्टम सोचती आखिरकार ये क्या हुआ। तभी जो शैडो सी थी वो चिल्लाकर कहती है दर्द हो रहा है, उसे खत्म कर दो, उसे जिंदा मत छोड़ना। लुईजी कहता है तेरे अंदर इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। यानमो कहता है ये काली चीज, ये काला धुआं जिसके ऊपर तू रिलाई कर रहा है, लगता है वो मुझसे डरता है। लुईजी कहता है जब तू मरेगा तो जो भी तेरा है वो मेरा हो जाएगा और ये डिपेंड करता है कि तू किसका इस्तेमाल करेगा। इतने में ही यानमो उसको मारने के लिए आगे बढ़ गया। यानमो कहता है तेरी इतनी हिम्मत, इतना कमजोर होकर मेरे से ऐसे बात करता है। मुक्का खाने के बाद जो शैडो थी वो कहती है इसे मार दो, मेरी पावर कम हो रही है, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। लुईजी कहता है इम्पॉसिबल है, तुम कौन हो, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये एनवॉय है। यानमो कहता है एनवॉय। लुईजी कहता है ऐसा लगता है कि तुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं, अपने एंजल को बाहर निकालो, मिलकर बात करते हैं और मैं सारे के सारे सीक्रेट तुम्हारे एंजल को बता सकता हूँ। अगर मैं हाई लेवल वाले एंजल्स को खा सकता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। यानमो उसको लात मारता और कहता है तू मेरे साथ बार्गेन कर रहा है, तू ऐसी पोजीशन में है ही नहीं। लात खाने के बाद जो शैडो थी वो कहती है मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकती, चलो मेरी आधी स्ट्रेंथ पहले ही ले ली गई है। लुईजी कहता है लगता तुझे मालूम नहीं कि क्या करना है। सिस्टम अपने मन में कहती है मेरी पावर चली गई, ऐसा लगता है कि सारी सारी उसके पास पहुंच गई। लुईजी कहता है मैंने तुम्हें कल अंडर एस्टिमेट कर लिया था लेकिन अगली बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। जाओ कहता है आखिरकार ये चीज क्या है। यानमो कहता है भागना चाहता है। ये क्या, ये तो एकदम से गायब हो गया, कैसे भागना पॉसिबल भी है। जाओ कहता है मिस्टर यान। तभी यान को कुछ होने लगा। वो अपने मन में कहता है जो स्ट्रेंथ अभी मुझे मिली थी एकदम से गायब हो गई, जो एट्रीब्यूट है नॉर्मल हो गए। आखिरकार यही क्या चल रहा था। जाओ कहता है मिस्टर यान क्या आप ठीक हैं। यान कहता है मैं ठीक हूँ। यान अपने मन में कहता है चलो चलते हैं, मुझे इसके बारे में रैबिट से पूछना होगा। जाओ कहता है क्या आपने नोटिस करा कुछ तो गायब है। तभी जो सिस्टम थी यानमो के पैर पर आ जाती है। यानमो कहता है ये तो मेरा पेट रैबिट है, मैं इसको हमेशा लेकर जाता हूँ, घबराओ मत। जाओ कहता है आप मत घबराइए मिस्टर यान, बचपन से मैंने बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें देख रखी है, चिंता मत करिए, मैं इस इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करूंगा। आपका विजन, आपका करेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आपको ये पसंद ना आए तो जब मेरी जाओ फैमिली रिवाइव हो जाएगी तो मुझे आशा है कि आप मेरी जाओ फैमिली के ट्रेजर अप्रेजर बन सकते हैं। यानमो कहता है मैं तो बस एक बिजनेसमैन हूँ और ब्लैक मार्केट के अंदर फ्यूचर में मेरे लिए कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने नहीं वाली है। जाओ कहता है ये सब कुछ मिस्टर यान की मर्जी है लेकिन थैंक यू, मैं आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट लेकर आऊंगा। यानमो कहता है ये है मेरा बिजनेस कार्ड, जब मर्जी हो कॉन्टैक्ट कर लेना। यानमो सोचता है ये जाओ एक अच्छा पर्सन है और जब जाओ फैमिली राइज होगी दोबारा तो ये बुरा नहीं है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप बना लूं। जाओ कहता है थैंक यू मिस्टर यान।
रेन, तो मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। अगर आप सीधा इस रास्ते से जाएंगे तो आप जिनचान में बाहर निकल जाएंगे। यानमू कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो सिस्टम से कहता है एकदम से ये मेरे अंदर पावर कैसे आ गई? सिस्टम मुझे समझाओ। सिस्टम लिख कर बताती है टेम्पररी जो मेन गॉड एनर्जी है उसके साथ लिंक नहीं बन रहा और सिस्टम रिकवर कर रहा है और इस टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। यानमू सोचता है ये क्या है। फिर वो रैबिट को कहता है तुम बात कर सकती हो तो तुम समझाओ। बोल ही नहीं रही। पहले घर चलते हैं। घर जाने के बाद यानमू सोचता है 3 दिन बीत चुके हैं और अब तक मून रैबिट रिकवर नहीं हुआ और सिस्टम अभी भी अपडेट हो रहा है और करेंसी कन्वर्जन रूल के हिसाब से और जो 3 मिलियन मुझे गैम्बलिंग स्टोन में सट्टा लगाने के बाद मिला था उसके बाद मेरे 12 पॉइंट होने चाहिए थे। हेलो मैंगियाओ, ब्लू वेटर बे कम्युनिटी। मैंगियाओ कहती है यानमू तुमने ये घर खरीद लिया यार, तुम ये देखने के लिए भी नहीं आए। यानमू कहता है यहाँ पर कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं है, ना ही कोई घर, हमें तो बस तुम्हें खुश रखना है। मैंगियाओ कहती है अगर मैं खुद भी एक इस विले को खरीद पाती। तभी वहाँ पर फैंग आती है। वो कहती है यानमू कहता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मैंगियाओ कहती है सिस्टर फैंग। फैंग के साथ एक और था लड़का जो कहता है बाय द वे यानमू मुझे याद है कि मिस फैंग तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है और तुमने इतनी अच्छी वुमेन को छोड़ दिया। यानमू वहाँ से जाने लगा और वही बंदा चिल्लाकर कहता है यानमू माडोंग की कंपनी खरीद ली गई है लाओजू ने तुमसे और तुम क्या कर रहे हो? यानमू कहता है मुझे डर था कहीं मैं उस अनलकी कंपनी को अपने हाथों से तबाह न कर दूं। यानमू सोचता है तो मुझे वो 100 मिलियन कहाँ से आते? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। मैंगियाओ कहती है यानमू तुम कंपनी चलाते हो। यानमू कहता है मुझे एक लॉटरी लग गई थी और फिर मैंने एक कंपनी खरीद ली, मैं तुम्हें बाद में बताने वाला था। मैंगियाओ कहती है तो जो सिस्टर फैंग है सच्ची में आपके पैसों के पीछे पड़ी है। यानमू कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें वो फ्यूचर में मिले तो बस उनसे साइड हट जाना, उनसे बात करने की जरूरत नहीं, इन लोगों की कोई अच्छी इंटेंशन नहीं है। यानमू सोचता है ये फैंग इसके पास एक ओरा है डेथ का, लगता है इसके पास भी एक सीड है और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मैंगियाओ कहती है बाय द वे ब्रदर यानमू मैंने कल एक इवेंट में पार्टिसिपेट करा था और मुझे 2 टिकट मिली है अम्यूजमेंट पार्क की और आज आखिरी दिन है, क्या तुम एक साथ चलोगे? यानमू कहता है चलो चलते हैं। यानमू सोचता है ना तो मैं गया हूँ और ना ही मैंगियाओ कभी अम्यूजमेंट पार्क के अंदर। अम्यूजमेंट पार्क मैंगियाओ कहती है पहले हम उस रोलर कोस्टर पर राइड करेंगे, बाद में वो बिग बेल्डून बमर कार और फिर वो एक भालू को जाकर टिकट दे देती है। वहाँ से वो लोग जाने लगे। मैंगियाओ कहती है यानमू यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम एयर राइफल कॉन्टेस्ट चल रहा है, 10 शॉट 10 रिंग और तुम्हें मिलेंगे लिमिटेड नंबर ऑफ पांडा रोल। यानमू कहता चलना चाहती हो? अरीना आ गई है और उस भालू के अंदर एक लड़की थी। वो अपने मन में कहती है कई सारी अनफिनिश्ड पोस्ट है, क्या मैं अपना काम आज खत्म कर पाऊंगी? वो किसी की बात याद कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैंगियाओ खुश हो जाती है। वो कहती है वाओ यानमू तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, 10 शॉट और 10 रिंग, उसे एक पांडा डोल मिल जाती है। यानमू मैंगियाओ को दे देता है। वो कहता है क्या तो तुम्हें पसंद आया? मैंगियाओ कहती थैंक यू यानमू मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये। तभी उनको आवाज आती है लिटिल सिस्टर ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, क्यों ना ये बर्दाश्त तुम्हारी मदद कर दे। वो लड़की कहती है तुम लोग चले जाओ, इस हफ्ते का मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। मैंगियाओ कहती है सिस्टर। यानमू कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैंगियाओ कहती है ये एक सीनियर सिस्टर है जो मुझसे 2 ग्रेड बड़ी है और ये म्यूजिक में टैलेंटेड है। उसने डेब्यूट के बाद अपना ग्रेजुएशन करा और उसके बाद 2 सालों से मुझे ये मिली नहीं। तब एक बंदा उसे जबरदस्ती पकड़ने लगा। वो कहता है क्या इतनी जल्दी हो सकता है? अभी भी 2 दिन बाकी है और ये 10,000 फ्लायर्स अभी भी दिए नहीं गए हैं। बॉस का पेशेंस खत्म हो गया है। मैंगियाओ चिल्लाकर कहती है तुम लोग रुक जाओ। यानमू कहता है मैंगियाओ वहाँ पर मत जाओ, ये लो इसे मेरे लिए पकड़ो, लड़की को नीचे रख दो नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। तभी वो गुंडा कहता है तू है कौन, हमारे बिजनेस में टांग क्यों उड़ा रहा है? यानमू कहता है मैं हूँ ली फैंग। वो बंदा कहता है लुइजी की एक्टिंग कर रहा है, मरना चाहता है। वो लोग उस लड़की को छोड़कर यानमू की तरफ जाने लगे। पहले इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। अगर तो एक हीरो बनना चाहता है ब्यूटी के सामने उसे बचाकर, पहले अपने आप को एक बार देख ले तेरी हालत कैसे होने वाली है। मैंगियाओ कहती है मुझे शांत होना होगा, मुझे पुलिस को फोन करना है। उसके पीछे एक और बंदा खड़ा तो कहता है लिटिल गर्ल पुलिस को फोन करने का कोई फायदा नहीं, ये गुंडे हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं और ऐसी चीजें करते रहते हैं और जब तक पुलिस आती है ये लोग भाग जाते हैं। वो बंदा यानमू को मारता है। वो कहता है तुझे मालूम नहीं इस एरिया का बॉस है कौन, तेरी इतनी हिम्मत, यहाँ का लीडर बनना चाहता है। वो लोग उसे मारने लगे। यानमू एक एक कर उनको पीटने लगा, किसी को कोनी किसी को लात मार देता है। फिर उस लड़की के पास जाता है, वो बेहोश हो गई थी। तभी कोई कहता है हिलो मत, यहाँ पर क्या हो रहा है, किसने पुलिस को फोन करा? बाद में हॉस्पिटल के अंदर पुलिस वाले कहते हैं ये सिचुएशन स्पेशल है इसलिए मैंने मेहनत करके तुम लोगों को हॉस्पिटल बुलाकर एक स्टेटमेंट के लिए बुला लिया। यानमू कहता है हमें तो मदद करनी थी पुलिस की, लेकिन मैंने सुना है कि वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे और वो कह रहे थे कि इस एरिया का बॉस कोई हुआ है। यानमू अपने मन में कहता है मुझे अच्छे से याद है कि जो ये बॉस हुआ है वो ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। वो पुलिस वाला कहता है वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस है और हमें उसके ऊपर शक है कि वो ड्रग ट्रैफिक करता है और अगर तुम्हारे पास ये प्रूफ है तो तुम पुलिस वाले को प्रोवाइड कर सकते हो। तभी वो लड़की कहती है मेरे पास एक प्रूफ है, मैंने उनकी कंपनी से ये चुराया है। बॉस हुआ हमेशा इसे अपने बेसमेंट में रखता था जहाँ पर ड्रग्स छुपाए गए हैं। जब मैं वहाँ से भागने लगी तो मैंने उस दिन सब कुछ देख लिया था और मेरे पास भागने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी और आज उन्हें ये बात पता चल गई होगी कि इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है और इसलिए वो लोग मुझे पकड़ने के लिए आ गए। पुलिस वाला कहता है तुम्हारा एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिंता मत करो, पुलिस स्ट्रिक्टली इस सीक्रेट को इस एविडेंस को छुपा कर रखेगी। वो कहती है मैं तुम्हें और एविडेंस दूंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता है कहीं मैं मर जाऊं। यानमू कहता है मिस स्किन आप तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है, जब ये खत्म हो जाए तो आप मेरी कंपनी में काम कर सकती हैं अगर आप चाहे। वो कहती तुम हो कौन? पुलिस वाला कहता है ये वही जेंटलमैन है जिसने आज आपको बचाया। यानमू कहता है पुलिस वाले अभी मैं घर जाता हूँ, ठीक है। वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद वो सोचता है
अभी तक मोम और डैड नहीं आए। तभी उसको कुछ होता है, ये सिस्टम था। वो कहती है सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि सीन सेफ है और सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। यानी वो कहता है ये तो बिल्कुल अलग है जो मैंने पिछली बार देखा था। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ, ये किसने लिख रखा है। मैं पैदा हुआ था वाइल्डनेस में, मैंने अपनी पहली अपीयरेंस इंपेयर वर्ल्ड में करी। सिस्टम कहती है ये है डिस्क्रिप्शन क्रिएशन ऑफ गॉड का और तुम इन सारे के सारे टेक्स्ट को पढ़ सकते हो अपने हाथ को वॉल पर लगाकर। वो अपने हाथ को लगाता है और सब कुछ उसे समझ में आने लगा। जब मैं पैदा हुआ तो ये वर्ल्ड पूरा पीसफुल था, टाइम बिल्कुल एम्प्टी था और मैं कलेक्ट करता था बहुत प्रकार के रेयर ट्रेजर। दुनिया में जो चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करता। हाउएवर एक विजिटर आया स्काई से और उसे लेना चाहा जो मैंने क्रिएट करा था। मैंने उन क्रिमिनल्स के साथ फाइट करी 10 दिनों से ज्यादा। फिर एक चोर आया जिसने ट्रेजर हाउस पर अटैक करा। मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे पीछे भी एक एनिमी था। मैंने गुस्से में 10,000 से ज्यादा चोरों को मार दिया। फिर एकदम से मैं सीरियसली इंजर हो गया, लेकिन इस दुनिया के पास मेरे लिए कोई की नहीं थी ताकि मैं रिकवर हो सकूं। हर जगह आतंक हो गया। फिर इस दुनिया में चूहे घुस गए। मैंने अपने आप को सील कर लिया, दुनिया को बचाया और लगातार री इनकारनेट होता गया इस दुनिया में और इंतजार कर रहा हूँ टाइम ऑफ रिबर्थ का। यानी वो कहता है 3 दिन द फॉरेन विजिटर मतलब सीड्स, और एक फाइट करेगा हजारों से तो वो लोग अपने आप को एक क्रिएटर गॉड कह सकता है। सिस्टम कहती है ये वही प्रोडक्ट है सीड्स हैच होने के बाद और उन्हें कहते हैं स्पेस एंड टाइम लॉर्ड, और वो चीज काफी है इस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। यानमू कहता है ये मेरी गुफा है, यहाँ पर कई सारे काउंटलेस ट्रेजर हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय मत करना, इन ट्रेजर्स को यहाँ से लेकर मत जाना। यानमू कहता है तो बहुत दुख की बात है। तभी अपने राइट में देखता है बहुत सारा खजाना और कीमती चीजें थी। यानमू कहता है अगर हम इसको यहाँ से ले जा नहीं सकते हैं तो इसका यहाँ पर पड़े रहने का क्या मतलब। सिस्टम कहती है सिस्टम के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें फर्स्ट ट्रायल दिया जाता है लॉर्ड ऑफ गॉड का। यहाँ पर पहला ट्रायल है मेंटल डायमंड, और रही बात तुम्हारी एनिमी की वो तुम्हें मालूम चलेगा क्योंकि तुम ट्रायल में जाने वाले हो। यानमू कहता है कि ये कैन यंग मेंटल मेथड क्या है। सिस्टम कहती है कि ये माइंड टेक्निक है जो गॉड ऑफ क्रिएशन ने बनाई है और कहा गया है कि काउंटलेस एनिमी ट्रूप्स उसकी लास्ट मूव से खत्म हो गए और ये सब कुछ शायद मार्शल आर्ट का कुछ है। यानमू कहता है तो मैं तो फिर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा इसे सीखने के बाद। सिस्टम कहती है इसे ध्यान से केयरफुली सोचो, जब तुम तैयार हो जाओ तब कहना यस। यानमू कहता है हाँ। सिस्टम कहती है ट्रायल फॉर्मेशन बन गई है और चैलेंज लिमिटेड है 60 मिनट में तुम जाओगे नर्क में। तब उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है यानमू प्लीज मेरी मदद करो, यानमू तुम्हारे जितने पैसे हैं हमें दे दो अगर तुम्हें फैंग के साथ शादी करनी है। सिस्टम कहती है तुम्हारे सोल के अंदर जितने भी डीप हिडन वॉइसेस हैं उनको सुनो। फैंग कहता है इसे कहना बंद कर दो, मेरा फैंग फैमिली के साथ कोई और रिश्ता नहीं है अभी। यानमू का डार्क वजन आ जाता है। वो कहता है यानमू फैंग ने यहाँ तक कि मार्डोंग के साथ हाथ मिलाया तुम्हें फंसाने के लिए, वो तुम्हें ऐसे जाने नहीं देगी जो तुम्हारी पिछली लाइफ में हुआ वो जरूर होगा। क्या तुम इसे सहन कर सकते हो। यानमू की डैड की बात याद आने लगती है यानमू को। वो कहता है अभी भी कहीं हजारों पेंशन के पैसे मेरे पास बचे हैं, ये लो इनका इस्तेमाल करो। एविल यानमू कहता है कि तुम्हें बदला नहीं चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अब पैसा कमाओगे तो वो सारे के सारे पेन चले जाएंगे। यानमू कहता है ऑफ कोर्स मैं इसे सहन नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं वो सब कुछ दोबारा नहीं होने दूंगा, और वो अपने एविल इमेज को मुक्का मार देता है। वो गायब होने लगता है और जाते हुए कह जाता है यानमू तुम अभी भी जवान हो, तुम्हें नहीं मालूम। वहीं बाहर सिस्टम अपने मन में कहती है अभी भी 99 साइकिल बाकी है और अगर तुम ये दोबारा करोगे तो जो रिमेनिंग पावर है लॉर्ड गॉड की वो खत्म हो जाएगी और अगली जो कंडीशन है वो ज्यादा डिमांडिंग होने वाली है, बस थोड़ा सा और इंतजार करो। तभी यानमू आ जाता है। वो कहता है किसका इंतजार करूं। सिस्टम शॉक हो गई कि यानमू ने इतनी जल्दी उस ट्रायल को पास कर लिया। यानमू कहता है अभी तक मुझे रिवार्ड क्यों नहीं मिले। लालची सिस्टम कहती है कैंगलैंग माइंड मेथड ऑल्सो नोन एज 9 लेयर माइंड टेक्निक जो तुम्हें मिली है ट्रायल के वक्त, और उसके अंदर 9 फॉर्मूला है टोटल। मैं तुम्हें बस एक और बार बताऊंगी, भूलना मत। 9 एक में बदल जाते हैं, 2 सेरेमनी ट्रांसफॉर्म बन जाती है एक में, 3 सेट हेवन एंड अर्थ के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, 4 समुद्र, 5 क्रेन और कौवे, 6 स्टेप में एक ड्रैगन और 7 पॉइंट ऑफ वर्ल्ड। यानमू सोचता है उसने मुझे ये नहीं बताया कि प्रैक्टिस कैसे करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से आता है। मेरे पास एबिलिटी है अटैक करने की, डिफेंड की, रिट्रीट, मूव एंड अवॉइड। क्या उसने सच्ची में हजारों एनिमीज को मार दिया अपनी लास्ट मूव से। ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा ऑसम है। सिस्टम कहती है टाइम निकल रहा है हमें चलना होगा। फिर वो बाहर आ जाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ गया था। यानमू कहता आखिरकार मेरे सर्वाइवल पॉइंट 2000 से कैसे बढ़ गए हैं। सिस्टम कहती है मुझे नहीं मालूम, शायद तुम्हारी एडवांस एबिलिटी की मदद से। यानमू कहता है तुम सिस्टम हो, तुम्हें नहीं मालूम। सिस्टम कहती है मैं हूँ सिस्टम, लेकिन मेरे भी रूल्स हैं जो लॉर्ड गॉड ने सेट करके हैं। अब फाइनली मैं आराम कर सकती हूँ। यानमू कहता है वो तो मेरा कमरा था, ये क्या है। फ्रेगमेंट ऑफ जिंगजुआन, क्या ये बोनस है। वो उस किताब को पढ़ने लगा। फिर वो कहता है तो बेकार है। बाय द वे मुझे याद आया जो टैंग है वो ऑब्सेस है मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के। खाली ये फ्रेगमेंट है लेकिन उसका इससे कुछ फायदा हो सकता है। वहीं जो सिस्टम था वो सिस्टम को कह रहा था कि तुम्हारा टास्क है तुम्हें फ्रेगमेंट ऑफ प्राइमल गॉड का फ्रेगमेंट को ढूंढना है, मेरी मदद करनी है री इनकारनेशन में, और फिर मैं बन जाऊंगा मास्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस। सिस्टम कहती है कि तुम मेरा नाम बदल सकते हो। वो मना कर देता है और वो उसको थप्पड़ मारती है। वो फिर से आ जाता है। वो कहता है आयु ये आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं रिकर्नेट हो जाऊंगा और मास्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस बन जाऊंगा तो मैं इस दुनिया पर दोबारा से राज करूंगा। सिस्टम सोचती है लगता है जो लॉर्ड गॉड है अब पूरी तरीके से डिस्प्रे हो गया है। वही टैंक फैमिली के घर में टैंक कहता है मिस्टर यान वो लड़की जिसके साथ तुम पिछली बार आए थे वो नहीं आई। यानमू कहता है उसे कुछ काम आ गया था, लेकिन टैंक आप उसे देखना चाहते हैं। यानमू सोचता है उस दिन के बाद वो मून रैबिट भी चली गई, लेकिन जो मून आई सिस्टम है वो मेरे साथ है। आखिरकार वो सिस्टम कहाँ गई। उसने कहा था कि मुझसे दूर नहीं रह सकती है। टैंक कहता है मिस्टर यांग कहता है ओह आई एम सॉरी मैं बस अपने ख्यालों में गुम हो गया था। आज कोऑपरेशन के साथ साथ मैं आपके लिए एक चीज लेकर आया हूँ, एक गिफ्ट। ये है फ्रेगमेंट ऑफ बॉक्सिंग टेक्निक जो एक्सीडेंटली मुझे मिल गई थी। मैंने सुना कि आपको मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके लिए
ले आया। टैंग उसे पढ़ने लगा। येनमू कहता है ये थोड़ी पुरानी सी हो गई है, शायद इसके अंदर ज्यादा इफेक्ट ना हो। लेकिन टैंग कहता है नहीं नहीं मिस्टर येन, ये फ्रेगमेंट टैंग फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। येनमू कहता है हाँ, खाली एक एक्सपर्ट ही इसको समझ सकता है और ये अच्छी बात अगर टैंग फैमिली के ये कुछ काम आती है। टैंग कहता है बाय द वे, क्या जो मिस्टर येन है प्रैक्टिस करते हैं मार्शल आर्ट को? लास्ट टाइम जब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो आप बहुत ज्यादा अच्छे थे। येनमू कहता है मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत करो, मैं बस ठीक ठाक ही हूँ। टैंग कहता है मुझे यकीन नहीं होता है, चलो हम दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं। और रही बात कोऑपरेशन की नोबुला के साथ, अगर आप लोगों की डिमांड ज्यादा नहीं हुई तो मैं पक्का एग्री करूंगा। येनमू सोचता है सच्ची में एक मार्शल आर्ट इडियट है। टैंग फैमिली के बैकयार्ड में टैंग कहता है यहाँ पर मैं अपना मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, मिस्टर येन मुझ पे कोई रहम मत दिखाना। येन कहता है ये तो एक शेम की बात होगी, मैंने बस थोड़ी सी मार्शल आर्ट सीखी है कुछ दिन पहले। टैंग उस पर हमला करता है और येन उसे ब्लॉक करता है। टैंग शॉक हो गया जब येन ने टैंग का हाथ पकड़ लिया। वो कहता है कितना ज्यादा बढ़िया रिएक्शन है। येन उसको उठाकर जमीन पर पटक देता है लेकिन वो बैठ जाता है। येन कहता है टैंग आपकी स्किल्स तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। टैंग कहता है तुम भी दोबारा से कुछ और राउंड खेलने के बाद येन कहता है टैंग क्या आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं? टैंग कहता है मिस्टर येन की स्किल बहुत ज्यादा बढ़िया है और अगर आप एंशिएंट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जाए तो कहीं टॉप 3 तो आ ही जाएंगे, मैं आपका ओपोनेंट नहीं हूँ। येन कहता है टैंग मेरा मजाक मत उड़ाओ और मुझे मिस्टर येन कहना बंद कर दो, बस मुझे येन कहो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। टैंग कहता है ठीक है येन, आज अच्छा दिन था, चलो चलते हैं हमारी कोऑपरेशन का एग्रीमेंट को फाइनलाइज करते हैं। बाद में नोबुला के ऑफिस के अंदर येन कहता है अभी तक घर नहीं गए। वो कहता है ओ मिस्टर येन क्या हो गया? येन कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि तुमने मेरे फोन नहीं उठाए, ये लो एक अच्छी चीज है देखो। वो कहता है क्या? टैंग फैमिली हमें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो गई और सिर्फ 10% लेगी प्रॉफिट के। येनमू कहता है कैसा है, क्या कोई और रिक्वायरमेंट है? अगर है तो टैंग कल इसको और फाइनलाइज कर देगा। नेबुला का फाउंडर कहता है मिस्टर येन ये काफी है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। येनमू कहता है ठीक है अभी मैं घर जाता हूँ और तुम्हें भी घर जाना चाहिए। वो कहता है एक्चुअली एक और चीज जो मुझे पूछनी है, कई सारे पार्टनर्स हैं नेबुला के और मैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मैं कमर्शियल सेल्स के अंदर अच्छा नहीं हूँ और ये डिस्कस करने के बाद हमें आशा है कि हम कंपनी को आपके नेम के अंडर डाल दें ताकि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट से डिस्ट्रैक्ट ना हो। मिस्टर येन कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कहीं कुछ हो जाए, कहीं मैं कुछ न कर ना दूं? वो कहता है हमें आपके विजन और एबिलिटी के अंदर बिलीव है, आपकी गाइडेंस की मदद से नेबुला और ज्यादा आगे जा सकता है और अभी कई सारे प्रोजेक्ट एक्सपेंड हो रहे हैं, काफी जगह भी नहीं है और ये कंपनी अगर ऐसे चलता रहा तो इसकी खिचड़ी बन जाएगी। येन कहता है वेल तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर डाल दो, लेकिन मेरा गोल यहाँ पर खत्म नहीं होगा। मैं डेवलप करना चाहता हूँ स्मार्टफोन्स को, चाहे डिजाइन हो, स्क्रीन साइज, कैमरा पिक्सल, हार्डवेयर परफॉर्मेंस, सारे बढ़िया होने चाहिए आप के मोबाइल से। और रही बात नेबुला की, तुम अपने ऑफिस को फिडेलिटी के अंदर डाल सकते हो, फिडेलिटी बिल्डिंग ऑफिस। येनमू कहता है फाइनली मैं थक चुका हूँ, बहुत ज्यादा काम है, सिस्टम 1 महीना हो चुका है और लगातार सर्वाइवल पॉइंट और ज्यादा कंज्यूम होते जा रहे हैं, सिस्टम वॉल को ओपन करो। ये क्या है, मैं खोल क्यों नहीं पा रहा? सर्वाइवल पॉइंट मेरे बढ़ने चाहिए थे लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ और मून रैबिट अभी तक नहीं आई, वो गई कहाँ पर है? तभी कोई कहता है मैं यहाँ पर हूँ, वो तो सिस्टम। वो कहती है तुम मुझे ढूंढ रहे थे? येनमू कहता है तुम गई नहीं। वो कहती है मैं तो बस कुछ चीजें कंफर्म करने के लिए आई हूँ, तुम्हारे सर्वाइवल पॉइंट क्रेडिट कर दिए गए हैं और टोटल है 2333। तभी कोई कहता है पुलिस को फोन करो, कोई बिल्डिंग से कूदने वाला है। ए लड़की कूदने के बारे में मत सोचो, कूदना मत। येनमू कहता है पहले विंडो से इधर आ जाओ। सिस्टम सोचती है ये तो स्मेल सीड्स की है। जब वो ऊपर देखती है सिस्टम तो उसे वही लड़की दिखती है एजन। वो कहते सिस्टम ये तो वही है, वो छत के ऊपर खड़ी हुई है और मुझे उसके अंदर से सीड की स्मेल आ रही है। येनमू कहता है क्या? जल्दी पुलिस को फोन करो, मैं उसको जाकर बचाने की कोशिश करता हूँ। वो अपने मन में कहता है वो तो टॉप फ्लोर पर है और एलिवेटर तो बहुत ज्यादा लेट पहुंचेगी। वो सीढ़ियों से वहाँ पर भागने लगा। आखिरकार वो ऊपर क्या कर रही है, वो क्या करना चाहती है? तभी उसके पास एक गोरा था, वो कहता है मार दो इन सभी को, मार दो। येनमू कहता है एजन कहती है जो मर्डरर्स हैं वो मरने के लिए डिजर्व करते हैं। येनमू कहता है तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कहती है मदद? क्या तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है? और वो नीचे गिरने लगी। येनमू उसका हाथ पकड़ लेता है। येनमू सोचता है पकड़ लिया, वो उसे साइड में बिठा लेता है। तभी वो अपना चाकू उठा लेती है और येनमू उसको देखता है, उसके चाकू पर खून था। वो सोचता है कहीं इसने किसी को मारा तो नहीं। तब वो कहती है येनमू मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। और इसी